जो प्रश्न है वो आपका 7 सितंबर 2025 को जो पेपर आयोजित हुआ था उसको व्याख्या सहित पढ़ेंगे। और पिछली बार जब मैंने 2025 में पेपर करवाए थे, मैंने 2024 वाले करवाए थे, लास्ट ईयर वाले, तो उसी के ट्रेंड पर आधारित पेपर आया था। चाहे वो आपका प्रवचन की रिपोर्ट हो, चाहे आपके महाद्वीपों के संबंध में क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपकी वर्ल्ड की आपकी जो अगली क्लासेज है वो इसी चैनल पर अपने होगी। तो सब्सक्राइब करके रखोगे तो रेगुलर क्लासेज आपको मिलती जाएगी। कैसे हो सभी साथी? लगातार कमेंट कर रहे थे सर क्लास स्टार्ट नहीं कर रहे हो, क्या हुआ? सेकंड ग्रेड वालों को भूल गए क्या? अरे भाई, सेकंड ग्रेड वाले तो मेरे दिल के सबसे करीब है, ऐसे तो मैं कैसे भूल सकता हूं। चलिए बाद में स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हालांकि ये जो जो प्रश्न है वो आपका 7 सितंबर 2025 को जो पेपर आयोजित हुआ था उसको व्याख्या सहित पढ़ेंगे। और पिछली बार जब मैंने 2025 में पेपर करवाए थे, मैंने 2024 वाले करवाए थे, लास्ट ईयर वाले, तो उसी के ट्रेंड पर आधारित पेपर आया था। चाहे वो आपका प्रवचन की रिपोर्ट हो, चाहे आपके महाद्वीपों के संबंध में क्वेश्चंस हो, चाहे वो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो, सेम एज इट इज पैटर्न पर आए थे। तो ये मैं डिटेल में आया हूं। जैसे इस पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था कि एपेनिन जो पर्वत श्रृंखला है वो किस देश में पाई जाती है, पूछा गया था। एपेनिन पर्वत श्रृंखला कौन से देश की? इटली की है। अब एपेनिन के जैसी की जैसी 10 पर्वत श्रृंखलाएं मैं यूरोप की आपको इसी क्लास में करवा दूंगा। तो क्वेश्चन बाहर जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो यही है कि बस आप लोग इस ट्रेंड को फॉलो करते रहे और पढ़ते रहे। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को सूरज प्रकाश, सूरज है, खुशहाल है, लक्ष्मी प्रकाश है, बसंत है, ये सब रमकुड़ी झमकुड़ियों के नाम हुआ करते थे। जो है नाहरगढ़ का किला है उससे संबंधित बातें कही जा रही है। आपका नाहरगढ़ का किला है उसके संबंधित बातें कही जा रही है, जहां पर माधो सिंह सेकंड की 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए गए थे और उन सबको नाम दिया गया था कि मतलब रानी जो दास या जो मतलब पासवान जो थी ना, उनको अलग अलग नाम दिए गए थे। तू मेरी खुशहाल है, क्या है तू मेरी सूरज है, तू मेरी खुशहाल है, तू मेरी जवाहर है, ललित है, आनंद है, लक्ष्मी है, तू मेरी चांद है, तू मेरी फूल है, तू मेरी बसंत है। ये कितनी हो गई? काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपसे अगली बार पूछा जाएगा फूल प्रकाश, बसंत प्रकाश, चांद प्रकाश क्या है? माधो सिंह जी की 9 रानियां हैं। जयपुर के महाराजा माधो सिंह सेकंड की 9 पासवान प्रेमिकाएं मित्रियां हुआ करती थी, है ना। अब ये मत कह देना गुरुजी एक भी नहीं, हमारे तो यहाँ पर माधो सिंह की 9 थी। बेटा वो राजा थे, ठीक है। तो राजा के 9 रानियां थी, 9 पासवान थी, प्रेमिकाएं थी। तो ये इनके लिए जो है एक जैसे 9 महल बनाए गए थे नाहरगढ़ के किले के अंदर। न से नाहरगढ़ याद करना, न से 9 महल याद करना। तो ये 9 नाम कई बार परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। सूरज, जवाहर, खुशहाल, ललित, आनंद, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल है, बसंत है, तो ये नाम याद कर लेना। माधवेंद्र पैलेस भी नाहरगढ़ के ये भवन है, वो माधवेंद्र भवन या माधवेंद्र महल जो है वहां पर स्थित है। विक्टोरियन शैली में बने हुए माधवेंद्र पैलेस उसका पार्ट है, ये याद रहेगा। हाँ जी। अब पीडीएफ करोगे, मुझे पता है तुम लोग पीडीएफ मत कर बालक। इस क्लास की पीडीएफ इसी क्लास के नीचे एक लिंक पिन किया हुआ है, देखो अपने फोन में किया हुआ है, उस पर क्लिक करोगे माइंड में आपका टेलीग्राम आएगा, उसको परमानेंट ज्वाइन कर लेना और अपने सभी दोस्तों को भी ज्वाइन करवा देना। वहाँ करंट अफेयर्स राजस्थान वाला मैंने करवा दिया है ऑलरेडी वहाँ पर, ठीक है। पूरी पीडीएफ पड़ी है 6 महीने की राजस्थान करंट अफेयर्स की थ्योरी, और एमसीक्यू तो करवा ही दूंगा। और ये आज का पेपर है, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आगे देखिए चित्रकार जो है साइबुद्दीन, साइबुद्दीन की हम बात करते हैं। ये जो चित्रकार है साइबुद्दीन, राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? साइबुद्दीन का संबंध किससे है? देखो साहिब राम है तो वो आपके जयपुर से संबंधित है ना। साहिब राम है तो वो आपके जयपुर चित्रकला की शैली से संबंधित है। साइबुद्दीन पूछे तो मेवाड़ से संबंधित है। आरपीएससी कैसा पेपर देगी सर? आरपीएससी वापस पटरी पर आ गई है। फर्स्ट ग्रेड में हमने देखा है कि फर्स्ट पेपर है जीके है वो अच्छा आ रहा है, ठीक है, आप क्वालिफाई कर लोगे। सेकंड ग्रेड के अंदर आपको अलग से 40% क्राइटेरिया फुलफिल करना है यहाँ पर जीके में भी और सेकंड पेपर में भी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है इसके अंतर्गत कि दोनों में आपको 40-40% अलग अलग लाने हैं। तो आप आराम से जीके में ले आओगे। लास्ट ईयर का अगर ट्रेंड को देख लिया तो मेवाड़ के साहिब राम है, साहिबुद्दीन है, राजस्थान की मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है, जहां महाराणा जगत सिंह प्रथम, और जगत सिंह प्रथम का जो टाइम है वो मेवाड़ की चित्रकला शैली में गोल्डन टाइम कहलाता है, ठीक है। और साहिबुद्दीन सबसे प्रसिद्ध थे
साहिबदीन के संबंधित जितने भी चित्र है उनमें रागमाला है। अब कालक्रम का प्रश्न पूछा जाएगा, कालक्रम से बताओ। रागमाला 1628 का है, फिर आता है इनका ही एक चित्र रसिक प्रिया है, फिर भागवत पुराण है 1648 का, और रामायण के युद्ध कांड यानी 1652। 28, 48 और 52 सीक्वेंस भी आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा याद रखना। और अन्य कलाकार जो उनके साथ थे साहिबदीन के साथ में, तो साहिबदीन के साथ में मनोहर नामक एक चित्रकार जो था, और ये आपको विशेष विशेष याद रखना है, मनोहर भी इनसे संबंधित है। और ये चित्र है ना, ये इंपॉर्टेंट है। रागमाला, रसिक प्रिया और भागवत पुराण के चित्रों का संबंध किस चित्र शैली से है? मेवाड़ चित्र शैली से है। दधिमती माता का मेला कौन से स्थान पर आयोजित होता है? नागौर क्षेत्र में दधिमती माता का जो मेला है वो गोठ मांगलोद यहां पर आयोजित होता है। तो गोठ मांगलोद में दधिमती माता का मेला आयोजित होता है। वर्तमान में ये पर्वतसर में पड़ता है। तो ये पर्वतसर क्या मतलब कुचवाना, डीडवाना कुचवन जिले में। तो दधिमती माता का जो मेला है वो नागौर की, अभी फिलहाल हम देखें तो जायल तहसील, याद रखना आप, तो जायल तहसील के अंदर गोठ मांगलोद गांव में है। दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। दधिमती माता का मेला और मंदिर यहीं पर है। पुत्र के जन्म के 10वें दिन, जब पुत्र के जन्म के 10 दिन हो जाते हैं उस समय कौन सा रिवाज किया जाता है, कौन सा रीति रिवाज संपन्न किया जाता है? तो 10 दिन पर 10 टाण होता है। 10 दिन पर कौन सा होता है? 10 टाण होता है। और झड़ूला तो जो बच्चे के जो बाल होते हैं ना, 2 से 3 साल बाद में जो बच्चे के जो बाल होते हैं उनको जो है चढ़ाया जाता है खेतला जी को, उससे संबंधित है। और ढूंढ है वो आपका होली के अवसर पर होता है। तो ये विशेष विशेष याद रखें। और 10 टाण की हम बात करें, 10 टाण या 10 कर्म या सूतक निवारण इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? सूतक निवारण का रिवाज। इसमें जच्चा बच्चा यानी माता और उसके बच्चे को नहलाकर घर की शुद्धि की जाती है। इस दिन सूर्य पूजन यानी सूरज पूजन होता है। हवन के माध्यम से नवजात को पहली बार सूरज के दर्शन करवाए जाते हैं। और परिवार के इसी दिन जो है नामकरण भी इसी दिन होता है कई जगह। अगले रीति रिवाज आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, याद करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित संतों में से रामानंदी संप्रदाय की एक पीठ है। रामानुज जो संप्रदाय है, रामानुज की बात करें तो ये दक्षिण भारत से संबंधित है, ठीक है। रामानुज है तो ये आपके दक्षिण भारत से संबंधित है, जिनकी एक पीठ हुआ करती थी जिसका नाम है तोताद्री, दक्षिण भारत के अंदर। और उत्तर में इन्हीं के शिष्य रामानंद जी आ गए थे, तो इन्होंने गलता के अंदर पीठ स्थापित की। उसी पीठ को हम क्या कहते हैं? गलता जयपुर को उत्तर तोताद्री कहते हैं। सीधी सी बात है, मंकी वैली है ना, जहां पर मंदिर स्थित है ये। और एक हम बात करें, कह रहे हैं कि रेवासा पीठ जो है उसकी स्थापना है वो इसी के ही रामानंदी संप्रदाय के अग्रदास जी हुआ करते थे, उनके द्वारा की गई है। तो अग्रदास जी इसके अंदर याद रखना है। रामानंदी संप्रदाय की जो रेवासा पीठ है उसकी स्थापना, थैंक यू, ट्रेंड यही रहने वाला है, ठीक है, ओके, बिल्कुल। आरपीएससी की जो की थी उस एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा आरपीएससी की के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि मैं लास्ट ईयर का पेपर बता रहा हूं, तो की को मैंने देखा अच्छे से और एक दो क्वेश्चन में जो डाउट था वो की के अकॉर्डिंग सही है, सारे क्वेश्चन सही है, ध्यान रखना है ना। हो सकता है कई बार कुछ प्रश्न विवादित हो, आरपीएससी खुद विवादित डाल देवे, लेकिन मैंने उनको कंफर्म करके फिर लिया है। इसी के इर्द गिर्द प्रश्न आते हैं, संत संप्रदाय के ऐसे ही प्रश्न आने, थोड़े बहुत कथन कारण डाल देंगे, यही ट्रेंड रहने वाला है, डरने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर के 4 पेपर अभी तो कराऊंगा, फिर फुल लेंथ सिलेबस पर आधारित 3-4 और जो मैंने तैयार किए वो भी कराऊंगा, जहां से हूबहू प्रश्न आपके मिलेंगे। रामानंदी संप्रदाय की जो रेवासा पीठ के संस्थापक अग्रदास जी या अग्निदेव जी थे, जिन्होंने रेवासा के अंदर, सीकर के अंदर पीठ की स्थापना की। रामानंदी जो संप्रदाय के रामावत संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख केंद्र, रामानंदी संप्रदाय यानी रामावत संप्रदाय की जो है बात करें, इस पीठ में रसिक संप्रदाय या रसिक राम भक्त है ना, रसिक के अंतर्गत राम सीता की श्रृंगार युक्त पूजा की जाती है। और अग्रदास, कृष्णदास, पयहारी इनके शिष्य हुआ करते थे, ठीक है। अग्रदास जी ने ये शिखर वाली पीठ स्थापित की थी। अगर आप YouTube से पढ़ते हैं तो आपको 50% क्वेश्चंस तो मैं मिला के दूंगा। ऐप का वीडियो कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो 80% क्वेश्चंस हम मिलाएंगे। और ऐप में प्ले स्टोर से डाउनलोड करो,
लगभग 4-5 लाख विद्यार्थियों ने डाउनलोड कर रखा है। अभी 1.5 साल पहले अपन ने लॉन्च किया था। कोर्स वाली कैटेगरी में जाओ, सेकंड ग्रेड जीके प्लस एसएसटी का बैच हम 1599 में देते हैं, और सेकंड ग्रेड जो है आपका हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर, ये बैच भी 1599 में मिलते हैं। नेक्स्ट ईयर से साइंस मैथ का भी हम बैच स्टार्ट कर देंगे, और इसी बैच में से आरपीएससी के पेपर में 80% प्रश्नों के प्रूफ 13 सितंबर 2025 को जब एग्जाम हुआ था 7 सितंबर वाला, तब मैंने प्रूफ दिए थे, जीके में भी और एसएसटी में भी। इस बार भी दूंगा। तो बैच पढ़ो और सिलेक्शन लो, यही फॉर्मूला है। और कोई डाउट हो तो टीम को इस नंबर पे कॉल करें या 8955982723 पर मुझे व्हाट्सएप करें। आपकी सारी समस्या का समाधान किया जाता है। माइंड मैप हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता है। राजविलास एक ग्रंथ है, और ये राजविलास ग्रंथ है वो किसका है? राजविलास ग्रंथ है वो मान कवि का है। राजविलास ग्रंथ के लेखक कवि मान है ना, जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के दरबारी हुआ करते थे, जिन्होंने वीर रस युक्त इस ग्रंथ की रचना की है। कई बार कोई ग्रंथ होता है उसके रस के बारे में पूछ लिया जाता है, बताओ वो एक श्रृंगार है कि वीर है, कैसा है? तो राजविलास एक वीर रस पर आधारित है। मेवाड़ के इतिहास, विशेष रूप से मेवाड़ के महाराणा राज सिंह 17वीं शताब्दी के एंड का टाइम जो है औरंगजेब के समकालीन, तो राज सिंह के समय की कृति है। और इसी के ऑप्शन में तेज कवि वगैरह दिए गए थे। तो हम अगर तेज कवि की बात करें तो ये जैसलमेर के एक स्वतंत्रता सेनानी लोक कलाकार थे, और इन्होंने स्वतंत्र बावनी नाम की एक रचना है, किताब है, वो महात्मा गांधी को भेंट की थी। और जैसलमेर की रम्मत जो एक लोक नाट्य है उसके लिए ये जाने जाते हैं, है ना। स्वतंत्र बावनी और कांग्रेस की लावणी और नेताओं की लावणी और स्वराज लावणी और रम्मत अखाड़ा, ये तेज कवि की रचनाएं हैं। क्या पता प्रश्न पूछ लेवे, बहुत प्यारा प्रश्न है। स्वतंत्र बावनी वाला प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तेज कवि याद करना, कवि मान का याद करना। भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, सर्वोच्च सरकारी जो सर्वोच्च वकील होता है, महाधिवक्ता की बात हो रही है, तो महाधिवक्ता का जो वेतन है या पारिश्रमिक है वो राज्यपाल के द्वारा निर्धारित होता है। संविधान में महाधिवक्ता की बात करें तो वो आपका 165(3) जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत महाधिवक्ता के बारे में बताया गया, जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी उसकी कृपा दृष्टि तक पद धारण करता है, और राज्यपाल ही उसके लिए वेतन भत्ते निर्धारित करता है। पॉलिटी थोड़ी टफ आती है, स्टेटमेंट बड़े बड़े आते हैं, तो आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ें उसे। फिर देखिएगा कि संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया था कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंदर कहा गया था, जब सामान्य उच्च न्यायालय अधिनियम जो है उसके अंतर्गत जो है, इसमें उच्च न्यायालय जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के लिए एक हाईकोर्ट होता है वो भी बात है। और राज्यपाल की नियुक्ति एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसमें राज्यों के 4 स्तर है, ABCD वर्गीकरण को समाप्त करके उस समय 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे वो बनाए गए थे। उसके बाद वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है। निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा आपके विवाह से संबंधित है? हो सकता है अगली बार आपसे पूछ ले वे विरह का कौन सा है, तो कुर्जा है ना, कुर्जा है, इंडोनी है, और भी बहुत सारे हैं जो पश्चिमी राजस्थान के लोकगीत है, वो विरह वाले बहुत सारे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखें इसके बारे में। अगला प्रश्न देखिएगा, विवाह में कौन से गाए जाते हैं? देखो, परिणय है और सीठने हैं, जला है। लेकिन गोरबंद की अगर हम बात करें, 3 नंबर ऑप्शन को आप एलिमिनेट करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके अंदर आप 3 को एलिमिनेट कर दीजिए कि ये जो गोरबंद है ना, कि गाया भैंसिया चरावती गोरबंद गूंथियो, है ना, वो जो गोरबंद है, गोरबंद एक आभूषण भी है और ये एक लोकगीत है, लेकिन ये विवाह का गीत नहीं है। जला है वो बारात का जो डेरा है देखने जाते समय गाया जाता है। बारात का डेरा देखने हेतु जाते समय वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। परिणीत भी एक आपका विवाह गीत है, और शीठना एक गाली गीत है, अश्लील गीत है, जो शेखावाटी क्षेत्र में ज्यादा
प्रचलित है, और सीठने वाला प्रश्न बार बार अलग से पूछा जाता है कि सीठने क्या है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जला है वो वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय। परिणीत है वो विवाह के जब फेरे लिए जाते हैं उस समय गाया जाता है। सीठने ये एक गाली गीत है, अश्लील है ना, अश्लील, हंसी मजाक में। इसमें क्या है कि जो औरतें होती है ना, लेडीज जो होती है ना, उन्हीं में से वर और वधु बनती हैं। उन्हीं में से क्या बनते हैं? वर बनते हैं, वधु बनती है। बारात रवाना हो जाती है उसके बाद। अब पहले के टाइम में क्या होता था कि जब बारात रवाना हो जाती थी, और वो बारात है वो ऊंट गाड़ी पर, बैल गाड़ी पर जाती थी। आपके मम्मी पापा की या आपके दादा दादी की बारात कैसे गई थी पूछना उनको, तो वो दादा दादी बताएंगे कि ऊंट गाड़ी पर, बैल गाड़ी पर जाती थी, और जाने में टाइम लगता था, आने में टाइम लगता था। और घर पर कौन थी? लेडीज थी। तो अब चोर डाकू उस समय बहुत भयंकर डाका डालते थे। उनको पता चले रहे कि ये तो बारात में गए हुए हैं, डाका डालने का यही मौका है, चूकना नहीं है। तो उस समय लेडीज है वो पुरुषों के कपड़े पहनती, मूछें लगाती नकली, ऐसा लगता है घर में आदमी है। फिर वो स्वांग रचती कि भाई बारात आई हुई है यहाँ पर, अरे गई नहीं है, यहाँ पर बारात आई है, इस टाइप से दिखाया जाता था। यूं हकीकत बता दो ना कि मेरे तो है वो बारात परदेश गई है, तो लेडीज लेडीज को तो लूट ले आके लोग, है ना। तो इसलिए ये प्रचलन में आया, और आज भी ये प्रतीकात्मक रूप से प्रचलित है। राजस्थान के जनमानस के अंदर आपके सीठने पूछिएगा। ये प्रश्न सीटी में भी लास्ट ईयर पूछा गया था, बार बार आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपने भी किया होगा कि किसी लड़की को बोला कि भाई आप बहन, अपने बहने बहने कि भाई तुम बनो वधू, और दूसरी लड़की बोली मैं बनती हूँ तुम्हारा बींद। ठीक है, ऐसे होता है, ये हकीकत है, अच्छा है, मतलब लोक प्रचलन का अच्छा जो है परंपरा है, रीति रिवाज है, गीत है। गोरबंद है वो गीत है, और ऊंट के गले का आभूषण है। ऊंट के गले में चौरासिया है, ऊंट के शरीर पर चौरासिया है, झीण है, ये कई आभूषण बांधे जाते हैं, याद रखना इसको। पॉलिटी थोड़ी टफ आती है। राजस्थान जीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वह लगभग आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स मिला करके। 30 क्वेश्चन इंडियन जीके के होते हैं, जिसमें ज्योग्राफी और पॉलिटी वगैरह होता है, उसकी भी मैं मैराथन करूंगा, और साइकोलॉजी की भी मैराथन करूंगा। फोकस राजस्थान जीके और करंट पे करें। करंट मैंने टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दी है, और उसी में से 10 में से 8 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, याद रखिएगा। हाँ, टूटिया भी इसी से संबंधित है। बारात के समय में हंसी मजाक के लिए जो है टूटिया निकाला जाता है। बिल्कुल सही कहा कि सर टूटिया है, सीट में गीत गाया जाता है, टूटिया, टूटिया, है ना, टूटिया भी इसी से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि मतलब 50 क्वेश्चन तो मैं यूट्यूब से मिलाऊंगा मेरी क्लासेज, और करंट पढ़ लेना बस। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट है, उन पर विचार करें। कौन सा स्टेटमेंट सही है? राजस्थान सरकार के मंत्री, अब मंत्री जो सरकार के मंत्री जो सरकार में है, जो वर्तमान सरकार होती है, कोई भी जो सत्ता में है, उसके मंत्रियों के वेतन भत्तों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे कहा गया है। देखो, इसके अंदर आपका राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा, देखो भारत की संसद है वो गलत है, यहां पर भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित नहीं होते हैं, ये राज्य का मुद्दा है। और दूसरा है कि 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते भारत के संविधान की दूसरी सूची के अनुसार उल्लेखित थे। ये सही बात है, दूसरी अनुसूची वाला 1 नवंबर 1956 से पहले की बात, तो ए गलत है, और इसमें 4 दो जो है दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाता है, आपका आराम से सिलेक्शन होगा, मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकता हूं। और आपने बैच में पढ़ रखा है तो 80% क्वेश्चन मैं मिलाऊंगा, कट ऑफ 60 से 65% जाएगी। 10% याद नहीं भी रहता है बैच का कंटेंट तो भी कोई बात नहीं, आप टॉप करोगे पूरे राजस्थान अगर बैच में पढ़े हुए हैं। और हर बार जब वैकेंसी आती है, सेकंड ग्रेड इस बार भी आएगी, इस एग्जाम के जस्ट बाद सेकंड ग्रेड नई भर्ती आएगी, तो जिन्होंने बैच लिया है वो ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया वो अगली बार ले लेना, कोई ऐसी बात नहीं, हर बार साल भर्ती आ रही है। राजस्थान सरकार के राज्य मंत्रियों के वेतन भत्ते जो राज्य विधानमंडल है उनके द्वारा निर्धारित होते हैं, और 1956 से पहले राज्य पुनर्गठन के समय वेतन जो है भारत के संविधान की सेकंड शेड्यूल के प्रावधान के अनुसार निर्धारित थे। अब यहां पर स्टेट पॉलिटी का एक और प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है
उस व्यक्ति के बारे में, उस मुख्यमंत्री के बारे में बताइए जिन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, ठीक है। बाद में वे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। और उन्होंने राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी पदभार संभाला था। तो अब यहां पर आते आते मामला थोड़ा क्लियर हो रहा है। और यह कथन हीरालाल जी देवपुरा के बारे में कहा जा रहा है। मेरे शॉर्ट्स यूट्यूब पर मैं अपलोड करता हूं छोटे छोटे, जहां पर बताता हूं कि जो है वित्त आयोग दूसरा तो जहां उसमें हीरालाल जी देवपुरा थे, ऐसा आराम से क्लियर कर सकते हो, एक स्टेटमेंट से आंसर निकल रहा है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 राज्यपाल के परामर्श के लिए और सहायतार्थ मंत्री परिषद जो होती है, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। हीरालाल जी देवपुरा जो थे, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष वगैरह वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष भी रहे। और ये तो टाइम पीरियड है सीएम का, जो यहाँ पर कौन कौन सीएम रहे थे, सुखाड़िया जी, जोशी जी, फिर पहाड़िया जी और हीरालाल देवपुरा, ये सीक्वेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, ऐसे कैसे ट्रेंड इस बार भी पूछे जाएंगे। मुझे याद आ रहा है आईएएस प्री का इस बार वाला पेपर, जहां आरपीएससी ने ऐसे प्रश्न पूछे थे कि भाई साहब जिसको नोबेल प्राइज मिला है उसका जन्म वहां हुआ था, उसने अपना पहला काम कर्मस्थली उस देश को बनाया था, है ना। हो सकता है और भी बेतुके क्वेश्चन पूछ ले, बताइए वो कौन था। अरे भाई इतना पढ़ने का टाइम किसके पास, सीधा पूछो ना कि मेडिसिन में किसे नोबेल प्राइज दिया गया था, या नोबेल प्राइज मेडिसिन में दिया तो किस फील्ड के लिए दिया गया, उसके अंदर क्या रिसर्च उसने किया था, कौन सी मेडिसिन बनाई थी, या उसके बारे में कुछ भी पूछ लो। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आरपीएससी भी पूछ रही है। थोड़ा अच्छा प्रश्न है, आप लोग आगामी परीक्षा के लिए अलर्ट रहे, है ना। ये ट्रेंड है, ये वर्तमान के ट्रेंड है जो आपकी किसी भी जो है टेस्ट पेपर के अंदर नहीं मिलेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और उनकी पदावधि के बारे में स्टेटमेंट है, वो कौन सा सही है। आरपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति वाला गलत है। राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष और आयोग के किसी सदस्य को पद से हटा सकता है, गलत है। ये यहाँ पर जो है नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा है, लेकिन आयोग का सदस्य अपना पद संभालने के 6 वर्ष की अवधि तक, 65 वर्ष वाला, ये गलत है सारे स्टेटमेंट। और हम आरपीएससी के बारे में थोड़ा पूरा ही पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्या है आरपीएससी के बारे में। कि 22 दिसंबर 1949 28वां अध्यादेश 16 अगस्त 1949 को जो है आपके आरपीएससी की स्थापना और अस्तित्व में कब आई, उस हिसाब से ये बताया गया है। 22 दिसंबर को स्थापना होती है, 16 जो 28वां अध्यादेश 16 अगस्त 1949 का है, उसके तहत आरपीएससी की स्थापना होती है। संवैधानिक प्रावधानों के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक है राज्य लोक सेवा आयोग। और इसकी संरचना है वो एक अध्यक्ष प्लस 10 है। ये नया परिवर्तन अभी हुआ है। टोटल इसके अंदर है वो आपके 11 मेंबर हैं वर्तमान में आरपीएससी के अंदर, जिसमें उत्कल रंजन साहू है वो इसके हेड हैं और 10 अन्य सदस्य। ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ओके। और सचिव रामनिवास मेहता मुख्यालय अजमेर में है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल की होती है, लेकिन हटाने का अधिकार है वो हटाता कौन है, राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति का अधिकार है, याद रखिएगा। राज्यपाल को केवल जांच लंबित रहने तक अध्यक्ष और सदस्यों को सस्पेंड करने का अधिकार है। ये फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन निष्कासित रिमूव करने का अधिकार नहीं है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी हो, जैसे हम कहते हैं ना वीडियो कोर्स की वैलिडिटी 1 साल या एग्जाम होने तक रहेगी, तो जो भी पहले हो, जो भी हम तो ऐसे कहते हैं जो भी बाद में हो कि भाई 1 साल या एग्जाम 2 साल नहीं होता तो भी कोर्स आपके फोन में रहेगा, तो उस तरह से बताया गया 6 साल या 62 वर्ष। तो आरपीएससी मेंबर्स के बारे में फिर से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969, इसका उद्देश्य क्या है। राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन कमेटी का जो है उद्देश्य सेल सिस्टम की समीक्षा करना, यानी कि जो है 1959 वाली इस समिति का गठन है वो मोहन मुखर्जी की अध्यक्षता में। मोहन मुखर्जी की अध्यक्षता में सचिवालय में जो फाइलें होती है उनके निस्तारण में तेजी लाने के लिए
सेल प्रणाली की जांच के लिए किया गया ताकि सरकारी कामकाज लंबित न रहे। इसके लिए मोहन मुखर्जी की अध्यक्षता में ये आपका 69 की सचिवालय पुनर्गठन समिति बनाई गई थी। ग्राम पंचायत नियोजन और समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम पंचायत नियोजन और समन्वय समिति का अध्यक्ष सरपंच होता है। और इस देखो, ग्राम पंचायत की जो विकास एवं योजना से संबंधित समितियां, जैसे नियोजन और विकास का अध्यक्ष सरपंच होता है, और सरपंच ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख होता है, और वह पंचायत की गतिविधियों में पर्यवेक्षण, समन्वय और योजना तैयार करने से संबंधित होता है, वो उसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानमंडल, राजस्थान राज्य विधानसभा, आयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करती है? किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान जो विधानसभा है वो आयुक्त और जनजातियों के द्वारा, आयुक्त है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके द्वारा सदन के पटल पर रखे जाने वाले जितने भी प्रतिवेदन होते हैं उनके ऊपर जो है चर्चा करती है? कार्य सलाहकार समिति इसका सही उत्तर होगा, जहां ये कार्य सलाहकार समिति इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ओके, आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, आयोग आपके सिलेबस में है। आयोग से कम 3-4 क्वेश्चन आएंगे। आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और सही वाक्य का चयन करें। दिए गए में से आपका सही स्टेटमेंट कौन सा है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो 1994 वाला गलत है, और 95 में क्रियाशील होता है ये भी गलत है। 6 सदस्य नहीं है इसमें। और जांच एजेंसी जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी होता है, ये सही है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है उसका 4 स्टेटमेंट सही है। आइए, इसकी स्थापना जो इस 94-95 दे रखी थी वो गलत थी स्टेटमेंट में। आपको राजस्थान राज्य ह्यूमन राइट कमीशन है उसके बारे में पता होने चाहिए। हम, हाँ सर मेरी सुनो पहले। उज्जवल क्या कह रहा है? उज्जवल बेटा 8955982723 क्लास के बाद में मैसेज कर देना, अपन आता ही करेंगे। यहाँ लाइव क्लास में जो है चैट का रिप्लाई करने का टाइम नहीं रहता, बच्चे परेशान होते हैं। इस वीडियो को लाखों बच्चे देखेंगे तो माफी चाहता हूँ बेटा, ठीक है? ओके ओके। तो इसकी स्थापना अधिसूचना है वो 18 जनवरी 1999 की है। कार्य करना स्टार्ट किया है मार्च 2000 से। पहली अध्यक्ष जो है, प्रथम अध्यक्षा का प्रश्न कई बार पूछा जाता है, जो है कांता कुमारी भटनागर या कांता भटनागर, ये प्रश्न कई बार आता है। और जयपुर में इसका जो है हाँ ठीक है, आप पिछली बार प्रश्न पूछा गया है तो उससे आप सिलेबस में, मुझे पता है सिलेबस चेंज हुआ है, लास्ट ईयर का जो पेपर है वो देख लीजिए। और मैं जब आपको बता रहा हूँ ट्रेंड, तो कुछ कुछ टॉपिक हटे हैं, है ना? जो आपका न्यू सिलेबस में उसमें ये हटा हुआ टॉपिक है, बिल्कुल है। लेकिन अपने को लास्ट ईयर का जो पेपर आया उसको देखते हुए ये देखना है कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो ऐड किया वहां से इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है? और जयपुर में है, और मूल रूप से एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं थे, लेकिन वर्तमान में अध्यक्ष और 2 सदस्य कर दिए गए हैं। और जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित है, 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी आयु है पहले होगा, और 2019 में से 3 वर्ष या 70 वर्ष का कार्यकाल कर दिया गया है। देखो एक चीज बताता हूँ आप लोगों को, आपके फर्स्ट पेपर में या सेकंड पेपर के सिलेबस में 10% का चेंज हुआ है। 10% टॉपिक है वो न्यू ऐड हुए हैं, वो आप सबको पता है। और इस न्यू सिलेबस पर आधारित वीडियो कोर्स हमने पूरा पढ़ा रखा है। ऐप के अंदर हमने न्यू टॉपिक ही पढ़ाया है, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर या एसएसटी। एसएसटी वाले बच्चे क्या कहते हैं, मैराथन लाओ? अरे भाई, एसएसटी की मैराथन जो मैं लाऊंगा वो पूरे राजस्थान में कोई टीचर नहीं लाएगा, है ना? ये मेरा वादा है, चाहे थ्योरी हो चाहे एमसीक्यू हो, हमेशा हेल्प करूंगा। और एसएसटी के सबसे ज्यादा बच्चे पूरे राजस्थान की कोचिंग इंडस्ट्री में मैं ही पढ़ाता हूं, और इस बार भी पढ़ाऊंगा। जितने फॉर्म भरे गए उन सभी को। हाँ, ये बात अलग है कि सिलेक्शन लेने के बाद वो लखनऊ के लाडे बन जाते हैं, थोड़े से अपने आप को वीआईपी समझने लग जाते हैं। मैसेजेस कर दिया करो कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। हर बच्चा क्लास देख के जाता है। जब लाखों में व्यूज जाते हैं और उतने ही फॉर्म भरे जाते हैं तो शर्म कहाँ से है ना? वो शर्म क्यों करते हो? गुरुजी से कांटेक्ट करने में वापस, इस बार जिनका भी सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो वापस कांटेक्ट कर देना टाइम पर, और नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सफलता स्थायी रहे इसके लिए गुरुजन, माता पिता सबका आशीर्वाद ले लेना चाहिए, ठीक है? ये तो हम इस बात करें, ये मतलब कृतज्ञ नहीं बनना है, कृतज्ञता का भाव रखना है, ठीक है? कृतज्ञ नहीं बनना है, कृतज्ञ बनना है।
मनोविज्ञान की भी क्लास लगाऊंगा और उसमें से क्वेश्चंस भी मिलाएंगे। करंट करवा चुका हूं, सब होगा, सब्र रखो, अभी तो टाइम पड़ा है, लगभग 25 से ज्यादा दिन है। अब करंट अफेयर शुरू हो रहा है, तो कई सारे विद्यार्थी है, राजस्थान करंट पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ। और एक काम की बात बता रहा हूं, साइड में कॉपी में लिख देना, कोई नहीं बताएगा। जिस महीने में एग्जाम है उसके सेकंड लास्ट महीने को रट लो। जुलाई में एग्जाम है ना, तो आप है वो मई महीने का करंट आपसे पूछा जाएगा। मई 2026 का करंट आपसे पूछा जाएगा। मैं तो कह रहा हूं 10 में से 5 क्वेश्चंस आपको मई के पूछे जाएंगे, और मई के साथ साथ अप्रैल भी पढ़ लो थोड़ा, अप्रैल मई, तो इनसे लगभग 10 में से 7-8 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक बात, इसको लिख लीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मई का करंट आएगा, क्योंकि जब ये हम बात करेंगे आगे चलेंगे तो 10 में से जो है 5 क्वेश्चन है वो सेकंड लास्ट महीने के हैं। जैसे सितंबर में पेपर हुआ ना, तो जुलाई महीने का करंट ज्यादा पूछा जा रहा है। आइए, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 जो आयोजित हुआ था, वो पिछले साल का प्रश्न है, 6 महीने पहले का करंट पूछा था। हालांकि 11 और 12 दिसंबर 2025 को उस समय आयोजित हुआ था। 11-12 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव आयोजित हुआ था। तो आपके कहीं कहीं पर 9-10 भी दिखेगा और 11-12 दिसंबर भी दिखेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, उसमें आरपीएससी ने इसे 11-12 दिसंबर माना था। ठीक है, आरपीएससी ने इसे 11-12 दिसंबर माना था। और निवेश आकर्षित करने के लिए 10 दिसंबर को पहला प्रवासी राजस्थान दिवस भी मनाया गया था। अब देखो, जून का करंट पूछा है, जून जुलाई ज्यादा पूछा जाएगा करंट। लास्ट ईयर जब सितंबर में पेपर था उस समय, अगस्त को छोड़ दिया, तो इस बार जून के करंट को हम नहीं पढ़ेंगे। अप्रैल मई का करंट आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। गड़ीसर झील के अंदर आपका गड़ीसर झील जो है वो जून 2025 में किस कारण से चर्चा में रही थी? क्योंकि वहां पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 1.0 का समापन हुआ था। और अगर हम बात करें, ये 2025 वाला 5 जून से 20 जून को आयोजित हुआ था। 5 जून से 20 जून 2025 को आपका जो है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान आयोजित हुआ था। इस साल भी वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2.0 आयोजित हुआ है, तो हम उसकी बात करें पहले, और वो मैंने करंट में बताया हुआ है। वंदे गंगा, ये फिर से पूछा जा सकता है, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान 2.0 की अगर बात करें तो ये इस साल स्टार्ट हुआ है 25 मई से 5 जून। 25 मई से 5 जून कहां से स्टार्ट हुआ और कहां इसका समापन हुआ, आप लोग याद रखें, फिर से पूछा जाएगा। स्टार्ट 25 मई को बीसलपुर टोंक से होता है, और इसका जो समापन होता है वो बूढ़ा पुष्कर अजमेर में होता है। मैंने बहुत देखा, मिला नहीं, फिर एक दिन ये खबर ही सामने आ गई थी, क्योंकि घटना हुई नहीं थी, इस वजह से अभी संपन्न हुई है बूढ़ा पुष्कर अजमेर में। जैसे ही हुआ और खबर आ गई थी, बीच में करंट का जब मैराथन ली थी उस समय हुई नहीं थी, तो ध्यान रखिए, बूढ़ा पुष्कर अजमेर के अंदर इसका समापन हुआ। ये 2026 का है। ये कब का है? जून 2026 का। तो अभी लेटेस्ट करंट है। अब ऐसे करंट तो तुम्हें कौन अपडेट करेगा? यू आर द रियल हीरो ऑफ द स्टूडेंट्स एंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ओके, महेंद्र पवार, घनी तारीफ करे, घनी चौकी तारीफ करे। आजकल यूट्यूब है वो इंग्लिश में दिखाता है कमेंट्स को, बड़ा अच्छा लगता है। मैं तुम लोगों से बहुत बड़ा स्नेह करता हूँ। आप लोगों को सारी चीज़ें, अभी पेपर होगा तब तक यूट्यूब से 40% क्लियर करवा दूंगा। सिर्फ 10-15 क्लास है। गड़ीसर झील जैसलमेर में है, वहां जून 2025 को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का समापन समारोह आयोजित किया गया था, और 5 से 20 जून तक राज्यव्यापी अभियान चलाया गया था। ये मुख्यमंत्री द्वारा चलाया जाता है, और गड़ीसर झील जैसलमेर की है, जहां पर इसका निर्माण है वो राव जैसल के द्वारा 1156 में करवाया गया था। बाद में 1367 में गढ़ सिंह द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। और ये कृत्रिम झील है, इंदिरा गांधी नहर से इसमें पानी आता है। इसके बारे में कई सारी और बातें गड़ीसर झील के बारे में बताई गई हैं, जहां दप्पू खान मांगणियार इस झील किनारे बैठ करके अलगोजा बजाते थे। मारे छैल भंवर को अलगोजो खेता में बाजे रे। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ये
गड़ीसर झील इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के जो है किन अनुच्छेदों के अंतर्गत राज्य विधानसभा से संबंधित है और उनमें संवैधानिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है। तो विधानसभा से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो कौन से उपबंधों के अंदर। पॉलिटी टफ आती है और पॉलिटी के चक्कर में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, स्टेट पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, आप लोग टेंशन ना लें, जो आवे वो कर दीजिए। बाकी उसके लिए बड़ी बड़ी पोथियां या अलग अलग स्पेसिफिक राइटर की बुक लाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो लिमिटेड पढ़ लो, बहुत है। और वीडियो कोर्स में पढ़ रहे हो तो उसके अलावा कुछ ना पढ़ें। अब फिर से कह रहा हूँ, पॉलिटी के अलावा और भी है जो काफ़ी सिंपल आते हैं, आप आराम से कर लोगे। पॉलिटी राजस्थान के सभी एग्जाम में टफ फेस्ट आती है और कितना भी पढ़ लोगे तो भी कुछ नहीं निकलने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ है ना, आप 10 में से 5 तो सही करें, हो जाएंगे, लिमिटेड पढ़ने से भी हो जाएंगे, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसके अंदर देखिएगा, जो आपका संवैधानिक प्रावधान के अंदर आपका 169, 179 और 183, तो एक घ ये तीनों सही है। क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं? फिर से प्रश्न पूछा जा सकता है। याद करिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169(1) के अंदर राज्य विधान परिषदों के निर्माण और उन्मूलन के लिए विधान सभा द्वारा पारित जो विशेष संकल्प संवैधानिक प्रावधान है कि विधान परिषद यानी कि दूसरा सदन है बनाने से संबंधित बात कही गई है 169(1) के अंदर, है ना, कि सेकंड जो सदन हो उसकी बात कही गई है। और यह अनुच्छेद विधानसभा को अपने कुल सदस्यों का बहुमत, जैसे कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 से अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है तब यह बात आगे बढ़ेगी। 169 है विधानसभा के सृजन से संबंधित है। 79(3) या सी विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने की बात करता है। 83 सी है वो विधान परिषद के सभापति उपसभापति से संबंधित है। तो ये विधानसभा से, विधान परिषद से संबंधित है 179 और 183। बड़े सिंपल सी बातें हैं, आराम से डूब के पढ़ी में मस्त हो जाइए। आगे देखिएगा, अरे मिलने पड़ेंगे भाई 12 जुलाई को, जब 100 में से 80 क्वेश्चंस के प्रूफ दूंगा तब तुम खुद दांतों तले उंगली दबाओगे नए वाले बच्चे। अरे सर 80% को तो पेपर लीक माना जाता है, तो मैं लीगल तरीके से पेपर आपके सामने रखता हूं और मैं करूंगा। ठीक है, वीडियो कोर्स से 80% और यूट्यूब से 50%। अब यूट्यूब पे तो लिमिटेड क्लासेस है, वीडियो कोर्स में तो सब कुछ पढ़ा रखा है। और सब कुछ पढ़ाना और मिलाना आरपीएससी के पेपर में अपने आप में बड़े गजब की बात है। अभिनव कह रहा है मेरी मिठाई खिलाने अजमेर आऊँगा, मेरा सिलेक्शन हो गया है। घनी मोकली बधाई बेटा था ने, और भी जो मोटिवेट हो रहे हैं बच्चे लाइव क्लास देख रहे हैं तुमको देख जून 2025 में। अब देखो करंट अफेयर्स जून का पूछा जा रहा है, खाली पढ़ो मत, देखो कि सितंबर में पेपर होता है और जून के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन से क्या मतलब है, आप तो वो पीडीएफ टेलीग्राम पे पढ़ी है करंट अफेयर्स वाली, उसमें रट लीजिए मई महीने का करंट, मई को रट लो, अप्रैल को रट लो, सिर्फ 20 पेज है, उसी में से आएंगे क्वेश्चंस, और वो भी 10 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं 100 में से। जून 25 में आयोजित 29वें 29 राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान अवार्ड का प्रश्न याद रखना, अलग से देखना। जो भामाशाह सम्मान में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए है वो सम्मानित किया गया था। ये उस समय 15 हुआ करते थे, तो 15 जनों को जून में आयोजित, उसमें 29वां समारोह था, उसमें 15 प्रवासियों को और 135 अन्य भामाशाह और 91 प्रेरक भी शामिल थे, और ये जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। जुलाई, देखो जुलाई का भी पूछ लिया गया एग्जाम से, जून जुलाई मतलब एग्जाम से 2-3 महीने पहले का करंट। ये तो बात मैं बताने के लिए तो मैं ये क्लास अटेंड करने के लिए कह रहा हूं। शेयर करना इस क्लास को, आज स्टेटस लगाना सब जगह, तो फिर मैं अगली क्लास ऐसी की ऐसी 5-7 और लेके आऊंगा फुल सिलेबस पर आधारित क्वेश्चंस की, और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। जुलाई में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना है वो किसने पढ़ी थी? ये बेतुके प्रश्न है। ऐसा बेतुका प्रश्न आ जाए तो उसे आप स्किप कर देवे, उसे आप छोड़ देवे, 5वां गोला भर देवे। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने पढ़ी थी। अगर आपको पढ़ रखा है ठीक है, और नहीं पढ़ रखा है तो फिर छोड़ना ही वाजिब रहेगा। सुधांश पंत ने अधिसूचना पढ़ी थी। तो आप मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव या पंजीयन चंचल मिश्रा वगैरह, भजनलाल शर्मा वगैरह, ये आप इनमें से आप, हालांकि सीएम तो हटा ही सकते हो, 1-2 तो एलिमिनेट करो, ज्यादा हो जाए तो 50-50 का चांस हो तो कर सकते हो, वरना छोड़ सकते हो। इसका है सुधांश पंत।
अब तो आरपीएससी की थोड़ा ठिकाने लाइन पे आई है, वो थोड़ा कहते हैं ना अकल ठिकाने आई है लास्ट ईयर की तुलना में। 21 जुलाई को आपके सुधांशु पंत ने अधिसूचना पड़ी थी। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति, सो फोकस ऑन पॉलिसी। मैं न्यू पॉलिसी का अलग से वीडियो भी बना दूंगा। न्यू पॉलिसी आप करंट अफेयर्स की जो मेरी पीडीएफ टेलीग्राम में पड़ी है भाई, 2 लाख बच्चों ने देख ली 10 दिन के अंदर अंदर वो क्लास, तो तुम भी उस क्लास को देखो और उस क्लास के अंदर वो नीतियां जरूर पढ़ लेना। सारी नीतियां करवाई हुई है उस पीडीएफ के अंदर। 80 पेज की पीडीएफ है, 40 रुपए लगेंगे, प्रिंट आउट निकलवा लेना और कोई बुक मत लेके आ जाना मार्केट से, उसमें सब मिल जाएगा। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। कठिन से कठिन लेवल ऐसा ही आएगा, इससे ज्यादा कठिन नहीं आएगा। 12 जुलाई को जब स्टार्ट होगा पेपर तब आप देखना। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति के अंतर्गत आरपीएससी आजकल ऐसे ट्रेंड ज्यादा दे रही है जिसमें दोनों ही स्टेटमेंट है वो गलत हो, विशेष रूप से डेट वाला। और इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। और ये नीति 31 मार्च 2030 तक और अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी, ये भी गलत है। अभी एक प्रश्न आया था, कौन सा प्रश्न आया था सर? ई चार्जिंग स्टेशन वाला, फर्स्ट ग्रेड के अंदर। राजस्थान के अंदर ईवी जो चार्जिंग है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित होंगे 591। जयपुर में कितने, अजमेर में कितने, कोटा में कितने, ऐसे करके डाटा था। उसमें एक प्रश्न ये पूछा गया था, राजस्थान में टोटल इतने हैं और जयपुर में इतने हैं। जयपुर था या अजमेर था, दोनों के डाटा ही गलत दिए थे आरपीएससी ने। इस बार फर्स्ट ग्रेड 10 दिन पहले जो पेपर हुआ, मैं बता देता हूं आरपीएससी किस प्रकार से डाटा के साथ छेड़छाड़ करती है। आरपीएससी के पेपर को डिकोड कर रहा हूं, बहुत सारी बेसिक ट्रिक तुम्हें बता रहा हूं कि बेटा पढ़ लेना, कोच कैसे बताता है वैसे। और ये चीजें पूरे साल भर तुम अगर कितनी किताबों में माथा घुसाए रखो नहीं समझ में आएगी, ये पेपर से समझ में आएगी कि ऐसे ऐसे पेपर आ रहे हैं। तो कैबिनेट द्वारा मंजूर जो नीति सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन यानी सीजीडी पॉलिसी 2025 है, वो 2030 की जगह आरपीएससी ने 29 की जगह 30 कर दिया था। ये आंकड़ों में छेड़छाड़ की थी। एक तो जो पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क का विस्तार करेगी, पीएनजी और कंप्रेस नेचुरल गैस, उन कंप्रेस नेचुरल गैस और आपका पीएनजी में विस्तार करेगी। और नीति एकल खिड़की प्रणाली का उपयोग करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल ईंधन की आपूर्ति बनाएगी। बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस, बर्मिंघम इंग्लैंड यूरोप के अंदर आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम स्पोर्ट्स करंट को थोड़ा अच्छे से देखना, अवार्ड अच्छे से देखना। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे डालूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया क्या सबने? लाइक करो कमेंट बॉक्स में, यस सर हमने टेलीग्राम ज्वाइन किया, पीडीएफ अभी मिलेगी वहीं पर। पुलिस और फायर गेम 2025 की भाला फेंक उम्र 18 से 29 श्रेणी कैटेगरी के अंतर्गत गोल्ड मेडल है वो राजस्थान के किस व्यक्ति ने जीता था? उमा चौधरी ने जीता है, जोधपुर के। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। उमा चौधरी, बर्मिंघम में आयोजित जो 2025 का उमा चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता था। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन थे, स्वर्ण पदक हासिल किया, सीआईएसएफ का प्रतिनिधित्व करते हुए उपलब्धि हासिल की है। जून जुलाई के अंदर इसका आयोजन हुआ था और पेपर कब हुआ भाई? इसके जस्ट जुलाई अगस्त 2 महीने बाद। तो 2 महीने पहले का करंट रट लो। क्या होता है कि लिमिटेड एफर्ट लगा करके आप लोग बढ़िया स्कोर कर सकते हो, दूसरों की तुलना में कम पढ़ करके मैं तुम्हें ज्यादा नंबर दिलाऊंगा। क्या मेहनत करने से पैसा आता है या बहुत ज्यादा मेहनत करने से कामयाबी मिलती है? 15-15 घंटे 18-18 घंटे कोई अगर पढ़ रहा है, 2-4 दिन पढ़ेगा फिर पढ़ नहीं पाएगा, या बहुत पढ़ भी रहा है तो वो पढ़ने का नाटक करेगा। क्या अंबानी मजदूर की तरह मेहनत करता है? नहीं करता ना। स्मार्ट तरीके से रणनीति से काम होता है, सफलता उससे मिलती है। तो आप करंट को लास्ट के 2-3 महीने का घोट लो, जून को छोड़ दो, अप्रैल और मई का रट लो। जून का थोड़ा सा देख लेना, डाला हुआ है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी एक फोरम आयोजित हुआ था। ये राजस्थान के कौन से शहर के अंदर आयोजित होता है? ये राजस्थान के जयपुर के अंदर 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम आयोजित हुआ था। 12वां क्षेत्रीय 3R से मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। कोई भी पर्यावरण से संबंधित कोई भी करंट हो तो उसको थोड़ा अच्छे से देखना, अवार्ड देखना, स्पोर्ट्स देखना। 3 से 5 मार्च को होता है इसका आयोजन 2025 के अंदर। और राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र RIC के अंदर इसका आयोजन हुआ, जिसमें एशिया पैसिफिक में SDG और कार्बन न्यूट्रलिटी की प्राप्ति के लिए सर्कुलर सोसाइटी का एहसास थीम पर चर्चा की गई थी।
एक नवीन योजना है समाज के वल्नरेबल वर्ग के लिए कि बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए तीर्थ है, 5 स्थान है जहां उनका जन्म हुआ, जहां उनका मृत्यु हुआ, जहां उन्होंने पढ़ाई की, तो वो सब शेड्यूल कास्ट को निःशुल्क यात्रा करवाई जाती है। शेड्यूल कास्ट को निःशुल्क यात्रा करवाई जाती है। इस योजना के संबंध में कौन सा सही नहीं है? अंबेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट है वो आपका सही नहीं है? ये व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग और जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर आज जो आपका 25 है उसमें बी स्टेटमेंट है, मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे, ये है। इस योजना में बाबा साहब के जीवन से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करवाई जाएगी। इस यात्रा के अंदर भोजन, आवास सब कुछ जो है राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। लेकिन मूल निवासी वाला जो प्रश्न है उसको देखिएगा। राजस्थान सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2025 को स्टार्ट की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी? 14 अप्रैल 2025 को यह योजना शुरू की गई थी। और पंचतीर्थ योजना का लाभ विशेष रूप से केवल अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट है, ट्राइब इसके अंदर नहीं है। तो आरपीसी क्या करती है? हमेशा छेड़छाड़ करती है। तो ट्राइब डाल करके तुम्हें कंफ्यूज किया गया है। तो पेपर कैसे बनते हैं? यूट्यूब से फर्स्ट पेपर क्लियर हो जाएगा क्या जया? अगर आपने पूरे साल अच्छी पढ़ाई की है तो यूट्यूब से मैं 50% से ज्यादा क्वेश्चन मिला दूंगा, और ऐप का कोर्स परचेज किया हो तो 80% से ज्यादा मिला दूंगा। अब आपकी किस्मत है। ऑल द बेस्ट। जनजाति वाला डाटा यहां गलत डाल दिया, जो कि गलत था। अब आयकर दाता ना हो, मतलब इनकम टैक्स फिल न करता हो। 5 स्थान के अंदर मऊ है, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, चैत्य भूमि, इंडोमिल, इन सब की तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। तो 5 स्थान है। देखो फिर से 18 से 19 जून 2025, चाहूं तो मैं इस जो है क्लास को फटाफट कंप्लीट कर सकता हूं 1 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन ये क्लास थोड़ा 1 घंटा और लेगी। उसके पीछे ये है कि आपको ये भी बताऊं क्वेश्चन कहां से बन रहे हैं, वो भी देखें आप थोड़ा। कि जून का फिर से करंट अफेयर्स पूछा गया है, जून 2025 का, एग्जाम से जस्ट 2 महीने पहले का। 18-19 जून को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स जो पुरुषों की जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.21 सेकंड के साथ किसने पहला स्थान प्राप्त किया? देखो 200 मीटर की स्प्रिंट होती है, रनिंग होती है ना, 200 मीटर की दौड़ होती है, फर्राटा दौड़ जिसे स्प्रिंट कहा जाता है। उसमें 21 सेकंड 21.41 का टाइम आया है। वो किसका टाइम था? ये यहाँ पर अंकित कुमार कशवा का टाइम है। और स्पोर्ट्स करंट में फिर से कह रहा हूं, स्पोर्ट्स और अवार्ड रट लेना, जो मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे डाली है उसमें। किस देश में एपेनिन पर्वत वाला? मजा तो अब आएगा, है ना? और तुम्हारा भाई जब बैठा है ना, क्या मानते हो मुझे? नाइस सेशन गुरुदेव, ओके। अरे गुरुदेव तो 20 साल बाद में बोलना, अभी तो तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारा शुभ चिंतक और तुम्हारे परिवार के साथ साथ तुम्हारी सिलेक्शन के टाइम में सबसे ज्यादा खुश मैं आऊंगा। मुझे मेरा दिल गदगद हो जाता जब मेरे बच्चे सिलेक्ट होकर मैसेज आते। अभी सैकड़ों की संख्या में मैसेज आए 3rd ग्रेड वालों की। खुशी हुई इस बात की। और तुम्हारी नौकरी लगेगी। हाँ, जो ये फोन में बैठा सामने देख रहा है या देख रही है, आपका ही सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन वाला कोई ऊपर से नहीं टपकता है। बस लास्ट के महीना पर थोड़ा सिंसियर तरीके से पढ़ लेना। शक मत करो खुद के ऊपर कि गुरुजी टाइम कब मिला है, होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो कुछ दिन में भी पॉसिबल है। एपेनिन पर्वतमाला कहां पर है? इटली की है एपेनिन पर्वतमाला। तो मैं क्या है कि आज ज्योग्राफी के, तो इसीलिए क्लास में थोड़ा सा आने से पहले लेट हो गया था, माफी चाहता हूं इसके लिए। तो गुरुजी माफी किस बात की, आप हमारे लिए कर रहे थे सब, थोड़ी मैप लगा रहा था इस वजह से। और देखो यहां पर यह है इटली, लंबा सा जो निकला हुआ ना वो इटली है। तो यह है एपेनिन पर्वतमाला इटली की। अब आपको लाइबेरिया जो आइबेरिया है, आइबेरिया जो है वो आपका कहाँ है? स्पेन के अंदर है। फ्रांस के अंदर देखोगे तो एल्पाइन जो है, फ्रांस और इटली की सीमा पर आप देखोगे जो है एल्पाइन रीजन है। और बाल्कन रीजन कौन सा है? ये आपका ग्रीस वाला हो गया। टर्की के अंदर अनातोलिया का पठार है, अनातोलिया। इस बार इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। मजा आवे नहीं 1,00,000 रुपए में, मजा आ जावे 1 रुपए में। एसी वाले कमरे भी बैठ के सो जाओ, नींद नहीं आएगी। भले 5 स्टार होटल हो, जाए वो आपकी बुर्ज खलीफा के अंदर, और मजा आ जाए। गांव के अंदर जो होती है ना झोंपड़ी, उसके अंदर बढ़िया पानी छिड़क के सो जाए, आनंद ही आनंद है।
तो दुनिया भर की वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ ली, मजा नहीं है। मजा इस मैप को देख लो, आ जाएगा। ये है, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। काकेकश पर्वतमाला है तो जो ब्लैक सी है देशों में है इसको। एपेनिन मुख्य रूप से इटली में स्थित है और ये श्रृंखला इटली के उत्तरी भाग में लिगुरियन आल्प्स से लेकर के साउथ में कैलाब्रिया तक पूरे प्रायद्वीप की लंबाई में 1200 से 1400 किलोमीटर फैली हुई। ये आप इटली को देखते हो, ये ऐसे एपेनिन को हम यहाँ पर देखते हैं, काफी लंबाई में फैली हुई है, 1200 से 1400। हो सकता है कि इस बार इसके स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न आ जाए। इसे इटली की रीढ़ भी कहा जाता है, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट में ऐड कर दे कि इटली की रीढ़ किसे कहा जाता है, स्पाइन ऑफ इटली। और सर्वोच्च चोटी है वो आपकी माउंट कॉर्नो है, इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट कॉर्नो है। और मैं तो कहता हूं सेकंड ग्रेड में अगर टाइम लग जाए तो सीटी जरूर करना, आपके पास में ऑप्शन होने चाहिए भाई। अगर आप नौकरी लगना चाहते हो, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी का पेपर 2027 में होगा, लगभग 10,000 पद होंगे, 5,000 के लगभग पटवारी के, 5,000 4,000 ग्राम विकास अधिकारी के। सीटी का बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, सेकंड ग्रेड के बाद में ज्वाइन कर लेना। और कोई भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप करो इस नंबर पे। और नया बैच स्टार्ट हो चुका है, टीम के कॉलिंग नंबर भी है। पढ़ो भाई, मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए, रीट वाला भी, सेकंड ग्रेड वाला, सीईटी वाला, फर्स्ट ग्रेड वाला। सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे क्योंकि लगभग 50, 60, 70% सिलेबस तो सेम ही होता है। आगे आ जाओ। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक फिर से प्रश्न है पछुआ पवनों का, जो आपकी ज्योग्राफी के सिलेबस में है, परिसंचरण तंत्र, फिजिकल ज्योग्राफी का। तो पछुआ पवनों की उत्तरी दिशा और दक्षिणी दिशा में कौन सी है? अब गुरुजी मुझे ये नहीं आता, आप तो मैप बताओ ना सीधा। आजा बेटे मैप बताता हूं। पछुआ पवन है जो 30 से 60 डिग्री अक्षांश उत्तर और 30 से 60 साउथ के अंदर होती है। सो ये डायरेक्शन है नॉर्थ की, ये डायरेक्शन है साउथ की, ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट है और ये वेस्ट है। थोड़ा ध्यान देना, अगर अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मात्र 2 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। इसे कहते हैं वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज मतलब ये है आपकी पछुआ पवन है। पछुआ पवनों के बारे में इस बार प्रश्न आया है, तो इस बार डेफिनेटली आपका प्रश्न ट्रेड विल यानी व्यापारिक पवनों के बारे में आएगा 12 जुलाई के बाद में, ध्यान रखना। पछुआ पवनों की उत्तरी गोलार्ध के अंदर, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर डायरेक्शन क्या है? तो नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर इसकी डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट हो जाती है। कैसे आती है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट चली जाती है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट चली जाती है, उत्तर में नॉर्थ ईस्ट चली जाती है। देखो एरो किस तरफ किया हुआ है, ये वेस्टर्लीज है, वो ये वेस्टर्लीज है, वेस्टर्ली पछुआ पवन जो मध्य अक्षांशों में बहती है, इसकी दिशा उत्तर पूर्व हो जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, उत्तर और पूर्व के बीच में है ये वेस्टर्लीज, इसकी दिशा उधर हो जाती है, मुंह उधर किया हुआ है, आती किधर से? वेस्ट साउथ से, उत्तर पूर्व चली जाती है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। तो यहां हम फिर से इसको देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर कह रहा है कि आपका उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः, मतलब सीक्वेंस वाइज बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, मतलब डायरेक्शन इसकी क्या है वो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम नहीं है ये, मैं थोड़ा मैप नजदीक लगा देता हूं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम नहीं बल्कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम भी गलत है, ये भी गलत है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ये सही है। सो ये स्टेटमेंट इसके अंदर सही है। कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जा रही है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, यहां से ये दिशा है इसकी, और वो उत्तर और पूर्व में जा रही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और साउथ के अंदर उत्तर पश्चिम, साउथ में उत्तर पश्चिम, ये रहा साउथ की वेस्टर्लीज, ये रही वेस्टर्लीज। और साउथ के अंदर कह रहा है कि उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, ये रही नॉर्थ और ये रहा वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होती है और जाती किधर है? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व जाती है। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। आपको बस ये भाषा क्यों देखते हो, आप तो इस मैप को पढ़ो ना कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है, इधर साउथ वेस्ट की तरफ, मतलब साउथ ईस्ट की तरफ, दक्षिण गोलार्ध में साउथ ईस्ट और की तरफ जाती है, और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व की तरफ जाती है। याद रखें, प्रश्न क्लियर हो जाएगा। इसके ऑपोजिट जाती है ट्रेड विंड्स, याद रहेगा। ट्रेड विंड आपकी किधर हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट की तरफ, उत्तर पश्चिम।
और मैं ये मैप से आपका क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। जब ये मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे डालूंगा ना, तो उसको देख करके आप लोग अच्छे से समझ जाओगे कि व्यापारिक पवने हैं चाहे पछुआ पवने हैं, इनकी डायरेक्शन और ये इनकी अवस्थिति कहाँ है। व्यापारिक पवने हैं तो निम्न गोलार्ध में, भूमध्य रेखा के आसपास, 0 डिग्री जो है ना पृथ्वी की कमर, ठीक है, वो वहां पर। बहुत आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पवने उच्च वायु दाब से ध्रुवीय निम्न दाब की ओर जाती है, और आपको पता है कि ध्रुवों पर ठंड पड़ती है और टेम्परेचर जो लो होता है तो वह आपका प्रेशर हाई होता है ध्रुवों की ओर। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में, एग्जाम से पहले का 1 महीना छोड़ दीजिए, सेकंड लास्ट महीने से प्रश्न आया कि जुलाई 2025 में सहकारी समितियों के उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। जितने भी एमओयूज मैंने करंट अफेयर्स के अंदर आपको करवा रखे हैं, तो एमओयूज देख लेना। तो सहकारी उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचाने के लिए जो एमओयू किया है, वो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ में जो है क्रय विक्रय संघ ने किया है। तो इसको तो लास्ट ईयर का था करंट। निम्न में से कौन सा मापदंड है वो व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा, यानी व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा यानी ट्रिप्स के भाग है। देखो, कॉपीराइट न करे कोई आपके सामान का, तो उससे संबंधित ये समझौते होते हैं, ट्रिप्स का समझौता। ट्रिप समझौते का भाग क्या है? ट्रिप समझौते के अंदर कॉपीराइट भी आता है, ट्रेडमार्क भी आता है, पेटेंट भी आता है और भौगोलिक निर्देशन जीआई भी आता है। तो चारों है वो आपके ट्रिप समझौते से संबंधित है। व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा यानी जिसे व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार, कोई भी वस्तु आपने पैदा की है और उसके ऊपर आपका ही राइट होना चाहिए, इसके लिए आप पेटेंट ले सकते हैं, इसके लिए आपको जीआई टैग भी दिया जाता है, ये सारी चीजें उससे संबंधित है। आई बात समझ में? ये हम करंट अफेयर्स के अंदर हर बार पढ़ते हैं और ये प्रश्न बिना पढ़े भी सॉल्व हो सकता है। समझौता विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रशासित और एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी समझौता है। ये WTO द्वारा प्रशासित होता है, ध्यान रखिए पॉइंट। और इस समझौते के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय कानूनी समझौता जो बौद्धिक संपदा के प्रमुख क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मानक सेट करता है। ट्रिप समझौता बौद्धिक संपदा की निम्नलिखित श्रेणियों को कवर करता है। देखो, आप इसमें कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है और औद्योगिक डिजाइन और इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन और व्यापार रहस्य, 4 तो पीछे बताई गई थी, प्लस 3 मैंने यहां और बता दिए हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन है, व्यापार रहस्य भी है और औद्योगिक डिजाइन है। क्या पता इस बार वाले पेपर में 3 बातें और शामिल कर ले, तो मैंने व्याख्या सही चीजें ऐड कर दी। अगला प्रश्न, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024, और अभी तो ये रिपोर्ट वगैरह आपके सिलेबस में है, प्रवचन वाली भी है और पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स है, जनसंख्या अनुमान वाली। तो इसमें जो डाटा बताया गया उसके अनुसार शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? टॉप 5 कंट्रीज हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली, उसमें यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान आती है, लेकिन नाइजीरिया इसके अंदर नहीं आता है। कौन कौन से 5 हैं? देखो, अपन पहले नंबर पर है अभी, हालांकि चाइना पहले नंबर पर है और भगवान की दया से हम बहुत जल्दी पॉपुलेशन के अंदर चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं। हमारी जनसंख्या ऑलमोस्ट 145 करोड़ हो चुकी है, ठीक है, और चाइना 150 करोड़ के लगभग है, तो बहुत जल्दी हम इसको पीछे छोड़ देंगे। ये तो हमारे लिए बहुत ही भगवान की दया है। और फिर अमेरिका आता है, अमेरिका के बाद में आपका इंडोनेशिया है, फिर पाकिस्तान है। तो भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये रट के रखना, नाइजीरिया इसमें नहीं है। कॉप 29, भाई साहब आरपीएससी ने कॉप जो अभी पूछा था सब इंस्पेक्टर के पेपर में, कॉप 31, ये प्रश्न ऐसा ही एग्जाम में पूछा गया था अभी अप्रैल 2026 के अंदर। बताओ कॉप 31 कब आयोजित होगा? कॉप बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसे कहते हैं, UNFCCC के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। ये जलवायु परिवर्तन पर वार्ताएं होती है और ये प्रश्न सब इंस्पेक्टर में पूछा जा चुका है। ये पर्यावरण से रिलेटेड तुम्हें पूछा जाएगा, न कि अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर से। ध्यान रखें, मैं आपको सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं बल्कि ये बताता हूं कि प्रश्न कौन सा आ सकता है, क्योंकि कॉप 29 वाला, कॉप 29 वाला लास्ट ईयर पूछा गया था। इस सम्मेलन में आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण में वृद्धि की गई, कितनी वृद्धि की गई है, क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर पूछा गया। तो उसमें 3 गुना वृद्धि की गई है उनके आजीविका के लिए। तो मैं आपको बता दूं, कॉप 29 है वो उसके लक्ष्य है। और कॉप 29
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो बाकू अजरबैजान मध्य एशिया के अंदर होता है, इसका लक्ष्य है 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर ईयर 2035 तक, जो पहले की तुलना में 3 गुना वृद्धि की गई है। और इसका लक्ष्य, मूल लक्ष्य 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो जितने भी कंट्रीज हैं उनके बारे में, विकासशील देशों के अंदर वित्त पोषण को 100 बिलियन डॉलर से बढ़ा करके इसे 300 बिलियन डॉलर कर दिया गया है। 3 गुना वृद्धि हुई है। और अभी COP29 की बजाय COP31 की बात करें तो ये आपका कहां आयोजित होगा? COP31 आपके तुर्की के अनातोलिया के अंदर आपके आयोजन होगा इसका, ठीक है, अंतालिया। 9 से 20 नवंबर को COP31 का आयोजन कब होगा? 9 से 20 नवंबर 2026। 9 से 20 नवंबर 2026 को, और इसका आयोजन अंतालिया तुर्की के अंदर होगा। और COP30 की भी कुछ बातें मैं लिख के PDF टेलीग्राम पर भेजूंगा। ये प्रश्न आएंगे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है ये। 2026 में अभी इसका आयोजन होना बाकी है, अंतालिया तुर्की के अंदर। 3 गुना वृद्धि 29 में हुई थी। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में, पैसिफिक ओशियन और जो इंडियन ओशियन है उसके बीच में जो आपका मौसम परिवर्तन से संबंधित जितने भी उतार चढ़ाव है, वो सी शॉ पैटर्न जो है, वो सी शॉ पैटर्न है, वो क्या कहलाता है? वॉकर परिसंचरण कहलाता है। आप थोड़ा मैप से समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। वॉकर परिसंचरण क्या होता है? देखो, ये है प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मौसमी परिवर्तनों से प्रेक्षित उतार चढ़ाव वाला सी सॉ पैटर्न है। और ये लंबवत परिसंचरण है। इट इज आपका वर्टिकल, लंबवत परिसंचरण है, हॉरिजेंटल नहीं है, जो प्रशांत और हिंद महासागर के बीच उच्च और निम्न दबाव क्षेत्रों के बीच, कैसे, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर जो बेल्ट होती है उससे संबंधित है। और ये प्रतिरूप एल नीनो, लॉ नीनो जैसी जलवायु घटनाओं के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है और लंबवत होता है। ध्यान रख लोगे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा पठार है वो आपका दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होता है? दामोदर नदी है वो कहां बहती है? क्वेश्चन नंबर आपका 34 पूछा गया है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार में बहती है। छोटा नागपुर पठार की बात करें, यह दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र है, ठीक है, ये दामोदर का अपवाह क्षेत्र है। दामोदर नदी यहां बहती है। तुम लोग अगर नहीं समझ पाओ तो मैं यहाँ प्लेट्यू लेके आया है, जैसे शिलांग प्लेट्यू है, छोटा नागपुर पठार है, बघेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, मालवा मारवाड़ प्लेट्यू है, और कर्नाटका पठार है, तेलंगाना है, डेक्कन प्लेट्यू है। यहां नदियों की स्थिति आपसे बताई गई है। जैसे छोटा नागपुर पठार है तो यहां पर जो है नदियों की स्थिति भी बताई गई है। नदियों वाला मैप भी मैं ऐड कर दूंगा साथ में। तो छोटा नागपुर पठार है, ये यहाँ पर जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल का थोड़ा पार्ट है, झारखंड छत्तीसगढ़ वाला भाग है, वहां पर दामोदर नदी बहती है उस सेक्टर के अंदर। तो छोटा नागपुर से संबंधित है। आई बात समझ में? वीडियो को लाइक कर दो रे जितने साथी जुड़े हुए हैं, एक बार शेयर कर दो सब दोस्तों में। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है। दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार की पलामू पहाड़ी से निकलती है। छोटा नागपुर पठार के अंदर झारखंड की एक पलामू पहाड़ी है, वहां से निकलती है और इस पठारी क्षेत्र के बीच में से होकर बैठी है, इसे अपवाहित करती है। छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है और पूर्व में बहते हुए वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के अंदर मिल जाती है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। दामोदर बंगाल का शोक कहलाता है, कोसी बिहार का शोक कहलाता है। दामोदर नदी है उसको दक्षिण भारत की हम गंगा भी कहेंगे, ठीक है। और दामोदर की सहायक में बराकर है, कोनार है और बोकारो है। ये इंपोर्टेंट है। कौन सी? बराकर, कोनार, बोकारो। बोकारो, कोनार, बराकर, ये हुगली में मिलती है। हुगली की हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है, यानी हुगली की सहायक नदी है। बंगाल का शोक कहलाती है, दक्षिण भारत की जो वृद्ध गंगा भी इसे कहेंगे। और आ रही है कुछ चीजें याद आ रही है? प्यार करना सीखो। अरे बावड़े, पढ़ाई से प्यार करना सीखो। जितना पढ़ा हुआ होगा कंटेंट, चीजें याद आती जाएगी। सिलेक्शन के लिए बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता है कि दुनिया भर का, पढ़ाई से टिके रहो। रोज का 2, 4, 5 घंटे साल भर पढ़ते रहो। ये देखो, अंडमान निकोबार से संबंधित उसकी पर्वत चोटियां लास्ट ईयर के पेपर में पूछी गई थी, तो हम इन सभी को एक बार यहां पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो 35 है उसके अंदर कहा जा रहा है कि उत्तरी अंडमान के अंदर है वो आपके सैडल पीक है। बिल्कुल सही है, सैडल पीक उत्तरी अंडमान में। दोनों ऑप्शन कट हो गए।
उत्तरी अंडमान में सैडल पीक यहां पर है, नॉर्थ अंडमान के अंदर यहां पर आपके सैडल पीक है, ठीक है, सही बात है। फिर आपकी आती है दक्षिणी अंडमान में माउंट कोयोब है, दक्षिणी अंडमान में माउंट कोयोब है। दक्षिणी दक्कन जो है, दक्षिणी लिटिल अंडमान का दक्षिणी अंडमान है, कोयोब नीचे आएगी। और उसके बाद में आपकी ग्रेट निकोबार के अंदर है थुलियार, ग्रेट निकोबार में थुलियार है, और मध्य में है डियावोलो, मध्य में डियावोलो है, मध्य में आपकी माउंट हैरियट है, ये रही यहाँ पर हैरियट है, डियावोलो ये रही डियावोलो, ये मध्य अंडमान है। तो ये मैप भी सामने दिया हुआ है, अच्छे से इसको देख लेना। माउंट डियावोलो दिया हुआ है, माउंट हैरियट दिया हुआ है, सैडल पीक नॉर्थ में है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी है उसे सैडल पीक कहते हैं, और सैडल पीक लगभग 732 से 738 समथिंग आता है इसका। उत्तरी अंडमान में है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी अंडमान में माउंट कोयोब है जिसकी ऊंचाई 460 मीटर है पोर्ट ब्लेयर के पास में, और ग्रेट निकोबार में माउंट थुलियार है 642 मीटर, और निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी है वो थुलियार है। और मध्य अंडमान में डियावोलो है जो 515 है, और डियावोलो हम बात करें यहां पर है, ठीक है। ओके, आगे देखिएगा। अब मैप अगर नहीं लाता तो तुम्हें प्रॉब्लम होती कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं ना, मजा आवे नहीं 1 लाख रुपए में, मजा आ जाए 1 रुपए में। तेल शोधनशालाएं मतलब रिफाइनरीज इंडिया में बहुत सारी है, ऊर्जा वाला टॉपिक सिलेबस में। तेल रिफाइनरीज की हम बात करें, पूर्व से पश्चिम क्रम बताइए, और ईस्ट से वेस्ट वाला सीक्वेंस तो नया ट्रेंड है, प्रश्न पूछा जाएगा। नुमलीगढ़ डिगबोई गुवाहाटी, नुमलीगढ़ गुवाहाटी डिगबोई, अब कौन सी कहां है भाई साहब, हमें क्या पता। नुमलीगढ़ ये रही, नुमलीगढ़ ये रही डिगबोई, तो डिगबोई पहले आएगा, नुमलीगढ़ बाद में आएगा। ये रही नुमलीगढ़, ये रही डिगबोई, है ना, ये नुमलीगढ़ और ये रही डिगबोई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी की रिफाइनरी है, तो पहले डिगबोई आएगा फिर नुमलीगढ़ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 है उसके अंदर आप देखोगे तो पहले डिगबोई आएगा फिर ए आएगा नुमलीगढ़, तो डी के बाद में ए आएगा जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो मैप जिसको याद है ना उसके तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। जो इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उसको ऐसी ऐसी क्लासें मिलती जाएगी कि मजे ही मजे। तो पहले आपकी डिगबोई आएगी, असम की डिगबोई है, फिर नुमलीगढ़ है, ठीक है, ये यहां पर दिया हुआ है, ये नुमलीगढ़ है, ये डिगबोई है, फिर गुवाहाटी आती है। हो सकता है कि इस बार और पूछ ले जिसमें आपको जो आपको ये पूछेंगे, मैं बता दूं, कोयोली, जामनगर और वेडिनार। तो पहले ये हो गया वेडिनार, और फिर जामनगर है, और फिर कोयोली है। गुजरात वाली जरूर पूछी जाएगी, मोटा भाई की रिफाइनरी है ना, मुकेश अंबानी की, तो ये जामनगर वाली उन्हीं की है। ऐसे बीना, मथुरा, पानीपत भी पूछी जा सकती है। तो पहले बीना है, फिर आपके मथुरा है, फिर पानीपत है, फिर बटिंडा है। तो इसका क्या है कि पूर्व से पश्चिम की ओर सीक्वेंस आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। ये मैप लगाया मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए कि अब कोई भी प्रश्न रिफाइनरी से संबंधित आए वो आपका क्लियर हो जाएगा। वरना मैं अगर नुगरा गुरु होता ना तो व्यूज के लिए खाली ये क्वेश्चन टिक करके चला जाता। ना जी ना, बच्चों के लिए मेहनत है, मैप लगाएंगे। ज्योग्राफी में तुम्हें पूरे नंबर लाने हैं। आगे देखो, तो ये आपका डिगबोई के बाद नुमलीगढ़, गुहाई और फिर बोंगाई गांव है, रिफाइनरी बताई गई है। असम की डिगबोई को थोड़ा अच्छे से देख लेना। असम के सबसे पूर्वी हिस्से में तिनसुकिया जिले में है। भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है जो लगभग 1870 के आसपास इसमें तेल शोधन शुरू हुआ था। ये एसआई वाले पेपर में पूछा गया था, एसआई एग्जाम 2026 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, यहां पर कब तेल शोधन शुरू हुआ था, ये प्रश्न आया हुआ है। गुवाहाटी और बुगईगांव ये सब असम की है। भारत में स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन सा कार्यक्रम भूजोत के उपविभाजन और विखंडन को रोकने के लिए, जमीनें छोटी पड़ रही थी आजादी के बाद में, कौन सा प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया था? सहकारिता और भूजोतों की चकबंदी का कार्यक्रम शुरू किया गया था ताकि खेत है वो छोटे ना पड़े, सभी लोगों को बराबर मिल जाए, इसके लिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये 1952 का है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो ये चकबंदी वाला शुरू किया गया था। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो नहीं पाए जाते हैं, ऐसा ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट की बात हो रही है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडिएट्स है, मतलब जो ग्रीन वाले हैं ना वो वाले। तो इसमें जो आपका है जो अंडमान निकोबार, क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर आप देखोगे गंगाई डेल्टा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 38 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर गंगा का जो डेल्टा क्षेत्र है उसकी बात हो रही है। कह रहा है कहां नहीं पाया जाता,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, उत्तरी पूर्वी भारत में है, पश्चिमी घाट के अंदर है, यहाँ भी है, उत्तरी पूर्वी भारत में भी है, पश्चिमी घाट में भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी है। तो ये ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट है, और फिर आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, फिर आपका सेमी एवरग्रीन है, फिर शुष्क क्षेत्र है जो बीच में पाए जाते हैं। तो आर्द्र सदाबहार जो वन है, हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो आर्द्र सदाबहार वनों की अगर हम बात करें तो ये कहां पर होते हैं, इस बार वितरण क्षेत्र पूछ लिया 2025 में। तो अगला प्रश्न है वो आपका वर्षा, उसकी जो क्लाइमेट है उससे पूछ सकते हैं। 200 सेंटीमीटर की वर्षा, 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान चाहिए। गंगाई डेल्टा मुख्य रूप से मैंग्रोव के लिए जाना जाता है। हम इस गंगाई क्षेत्र की बात करें, यहां पर जो है सुंदरी पेड़ ज्यादा होते हैं, मैंग्रोव होता है। मैंग्रोव यानी कि सुंदरी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष है वो मैंग्रोव जो होते हैं, गरान के पेड़ जिसे कहते हैं, वो गंगाई डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है, न कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। आर्द्र जो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार ये वन यहाँ नहीं पाए जाते हैं। बाकी सभी जगह उत्तरी पूर्वी भारत में, पश्चिमी घाट में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 3 जगह ऐसी है जहां पर आपके आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इनकी लोकेशन मैंने बताई दी है, उनका जलवायु भी बता दी है। बढ़िया प्रश्न है, मतलब एक एक चीज बताई है मैंने। और सेकंड ग्रेड की ठीक है, अरे सेकंड ग्रेड की 10,000 पोस्ट हो गई इस बार, तो क्या चिंता करते हो। और मैं तो कह रहा हूं इलेक्शन से पहले 10,000 पदों पर एक और वैकेंसी आएगी। और जो माइंड में आपका वीडियो कोर्स पढ़ रहा है विद्यार्थी, उसको तो कुछ और पढ़ना नहीं है, चाहे एसएसटी है, चाहे हिंदी लिटरेचर है, चाहे इंग्लिश लिटरेचर है, चाहे साइंस मैथ है, जीके प्लस सब्जेक्ट कॉम्बो, और वो भी मात्र 1599 में। प्राइस भी बता देता हूँ, कई जो कोचिंग वाले प्राइस नहीं बता दे, फिर वो 5-5 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार। अब पढ़ते होंगे तुम अलग अलग जगहों से, लेकिन क्वेश्चन नहीं मिलते, तो फिर भी भटको मत, है ना। होता है रिजल्ट आने के बाद कई सारी कोचिंगें दिखाती है कि हमारे यहाँ से इतने टॉपर निकले, है ना। तो सलाम है ऐसे लोगों को जो बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं रिजल्ट दिखा दिखा करके। अब रिजल्ट तो फिर टॉपर खुद दावा करते हैं उनके खिलाफ कि हम यहाँ से पढ़े ही नहीं, फिर हमारा फोटो क्यों छाप रहे हो। कोचिंग वालों को पता है कि बच्चों को बेवकूफ कैसे बनाना है। कोचिंग वालों को पता है कि हम टॉप 10 में 5 हमारे स्टूडेंट दिखा दे, टॉप 100 के अंदर 50 हमारे दिखा दे, बच्चे पागलों की तरह हमारे पास फीस भरने आएंगे महंगी महंगी। और तुम लोग भी बौड़े हो, उनकी भी गलती नहीं है, क्या कर सकता हूँ उसमें मैं। तो रिजल्ट उसका गजब रहा गुरुजी। अरे गजब क्या, खाक रहा, बेवकूफ बनाने का तरीका है। जागो ग्राहक जागो, है ना। ऐसे संस्थानों से बचे जो एक्सट्रीम रिजल्ट दिखा दे, हमारा रिजल्ट ऐसा रहा। अरे भाई क्या रहा, टॉपर खुद कह रहा है कि हम यहाँ से नहीं पढ़े। कई बार लेक्चरर, प्रोफेसर, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड मैं देखता हूँ, बच्चे खुद यूट्यूब पे आके कहते हैं फला कोचिंग से हम नहीं पढ़े, फिर भी वो कोचिंग हमारा दावा कर रही है। सलाम है ऐसी कोचिंग को। बहुत सारी है कि हम शिक्षक भर्तियों के लिए जाने जाते हैं। अरे भाई तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा, खरीदते हो रिजल्ट तुम, है ना। तो वास्तविक रिजल्ट दिखाने वाले आज के टाइम में कम मिलते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, क्वेश्चन मिले पढ़ो, और खाली रिजल्ट देख के जाओगे तो निराशा याद लगेगी। फिर कहोगे महंगी महंगी कोचिंग की थी गुरुजी, कितने की, 20,000, 30,000। ऑनलाइन कोर्स कितना का लिया था, 10-10 हजार, 5-5 हजार। सर सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इसमें गलती कोचिंग वालों की नहीं है, आपकी है, ठीक है। और मेरा, मैं कह सकता हूं कि मैं 80% क्वेश्चन मिलाऊंगा, और पढ़ना तुम्हारे हिस्से में, अगर पढ़ लिए तो टॉप करोगे। हाँ ये है कि हर कोई विद्यार्थी जो है 60%, 65% कट ऑफ को लाने में मेरा जो वीडियो कोर्स है वो हेल्पफुल है, ठीक है। जो पढ़ेगा वो सिलेक्ट होगा। वित्त वर्ष, अब थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे है। इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न आते हैं आपके फर्स्ट ग्रेड, सॉरी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर में। उद्योग है, सेवा सेक्टर है, विदेश व्यापार है, और कृषि है। ये 4 टॉपिक आपके सिलेबस में हैं, जहां से आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं। एसएसटी के लिए क्लास लाएंगे, और संपूर्ण राजस्थान में मैं ही लाऊंगा, चिंता मत करो, और कोई कोचिंग आएगी भी नहीं। हाँ कोचिंग के कोर्स बेचने में, टॉपर दिखाने में, फर्जी टॉपर दिखाने में आ जाएगी आगे। जैसा कि अभी सेकंड ग्रेड के रिजल्ट आए, तुमने देखा ही होगा, 10 में से 5 हमारे संस्थान से। छोड़ो वो, उसके बारे में आपको जागरूक बनना है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। यू आर मैच्योर एनफ। अगर आप बेवकूफ़ बन रहे हैं उन कोचिंग संस्थानों के इस भ्रामक प्रचार से, तो इसमें उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि आप कान के कच्चे हैं।
इकोनॉमिक सर्वे के बारे में मैं एक बात बता दूं, 4 टॉपिक आपके सिलेबस में है, 7-8 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर मैंने सिर्फ 100 क्वेश्चन की क्लास ली थी और 7 में से 5 क्वेश्चन मेरी क्लास में से आए थे, काफी बड़ा है। इस बार मैं 300 क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, 7 में से 6 यूट्यूब से पढ़ा दूंगा क्वेश्चन के माध्यम से, कि आपको एग्रीकल्चर, विदेश व्यापार, सेवा सेक्टर और उद्योग का डाटा पूछा जाएगा, उद्योग के सेक्टर, उप सेक्टर पूछे जाएंगे, विदेश व्यापार में किस देश के साथ में हमारा सर्वाधिक व्यापार है या घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी देखना तुम लोग यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछे, एग्रीकल्चर के सेक्टर, सब सेक्टर पूछे जा सकते हैं, सर्विस सेक्टर के सेक्टर पूछे जा सकते हैं, कितना योगदान है, कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो ये मैं यूट्यूब पर कराऊंगा, और देर सवेर हो जाए तो मुझे यूट्यूब पर ये व्हाट्सएप पे याद दिला देना। एक मेरी यूट्यूब की क्लास होगी, सिर्फ एक मैराथन होगी। लास्ट ईयर भी लाखों में देखा था विद्यार्थियों ने। एक मैराथन होगी और उसमें 300 क्वेश्चंस होंगे, और उस मैराथन से मैं सारे क्वेश्चन इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की, वो मैं कराऊंगा, और उसमें से सारे क्वेश्चंस, 1-2 का मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सारे डाटा लेके आ रहा हूँ, कथन, कारण और स्टेटमेंट, सब सारे क्वेश्चन होंगे उसमें। तो तैयार हो सभी साथी? एक बार वीडियो को लाइक करके बता दो यस सर, ये इकोनॉमी वाली क्लास है वो जल्दी लेकर आओ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। क्या कहते हैं मेरे सभी शेयर, ले आऊं? तो ये मैं क्लास प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है। इस बार मुझे खूब टाइम मिला। लास्ट ईयर मुझे सिर्फ एक दिन पहले मैं एसएसटी की क्लास करवा पाया, तो उसके लिए तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि टाइम ही नहीं था। इस बार मेरे पास 1 महीना पड़ा है, मैं 15 दिन पहले एसएसटी के नोट्स और क्वेश्चन करा दूंगा। तो सब्सक्राइब करके रखना इस चैनल को, क्लास मिल जाएगी। वित्त वर्ष 2023 में भारत के सेवा सेक्टर में राज्यवार प्रदर्शन के विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और दिए गए कूट के अनुसार उपयोग करें। सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र में सकल राज्य मूल्यवर्धन में महाराष्ट्र का हिस्सा वो 20% से ज्यादा है। सभी राज्यों के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर, वो आपके महाराष्ट्र का हिस्सा है वो सबसे ज्यादा, ये इसमें कह रहा है। ये कथन यहां पर गलत है। और सभी राज्यों के कुल सेवा क्षेत्र में सकल राज्य मूल्यवर्धन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात का सम्मिलित हिस्सा 50% से ज्यादा है। ये स्टेटमेंट सही है। तो केवल 2 स्टेटमेंट है वो आपका सही है। आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 39 है, इसमें 2 यहां पर सही है। याद रखिएगा, सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान किन किन राज्यों का है और टॉप पे कौन है। अगर आपको ये पता होता तो ये प्रश्न सॉल्व हो जाता। और मुझे एक चीज बताइए, ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है, ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है। जब मैं वो 300 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, तब आप देखोगे कि गुरुजी आप वन लाइनर भी करवा दो या स्टेटमेंट भी करवा दो, टॉप स्टेट कौन सा है, टॉप 3-4 स्टेट कौन से हैं सर्विस सेक्टर के अंदर, सकल मूल्यवर्धन के अंदर, जो सबसे ज्यादा योगदान देते हैं सर्विस सेक्टर के इनकम का। तो वो बस वन लाइनर रटा हुआ होना चाहिए, प्रश्न सही हो गया। तो यहां महाराष्ट्र गलत था, कर्नाटक था आगे, इस वजह से गलत हो गया। सूची को सुमेलित करना है कि उत्पाद है और विश्व के कुल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 आपसे पूछा जा रहा है। उत्पाद और उनके अंदर भारत का हिस्सा कौन सा है। जैसे कपास के अंदर हम बात करें तो कपास में मानव निर्मित देश में पूरे वर्ल्ड में हम सेकंड नंबर पे आते हैं। लेटेस्ट डाटा मैं कराऊंगा इकोनॉमी की क्लास के अंदर। फिर दूसरा है आपका फार्मास्यूटिकल, जो मेडिसिन है, उसके फील्ड में हम वर्ल्ड में तीसरे आते हैं। फिर दूध उत्पाद के अंदर हम पहले नंबर पे है, अभी भी पहले नंबर पे है। करंट अफेयर्स में मैंने बताया था वर्ल्ड में हमारा पहला स्थान है, लगभग 20-25% मिल्क प्रोडक्शन के साथ में। और उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर है। मांस के प्रोडक्शन में हमारा 8वां स्थान है, भगवान इससे दूर रखे। और ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व के निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी, वर्ल्ड एक्सपोर्ट, जितना भी हम निर्यात करते हैं, दुनिया भर के 200 से ज्यादा देश है जो निर्यात एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें भारत एक्सपोर्ट के अंदर कितने % का योगदान देता है। तो भारत का जो एक्सपोर्ट में 1.8% है भाई साहब। और हम बाहर से चीजें मंगाए जा रहे हैं, चाहे तेल हो, चाहे दवाएं हो, चाहे कोई और चीजें हो, हमेशा व्यापार घाटा हमारे साथ बना रहता है, व्यापार घाटा। और व्यापार जो घाटा है विशेष रूप से चाइना के साथ सबसे ज्यादा होता है। जहां हम चाइना को 20-10 रुपए की चीजें बेच पाते हैं, चाइना हमें 80-90 रुपए की चीजें बेच देता है। हम पूरे विश्व में जो निर्यात होता है उनमें लगभग 2% की हिस्सेदारी रखते हैं, इतना बड़ा देश होने के बावजूद। पॉलिटी थोड़ी इंडियन पॉलिटी आ चुकी है, थोड़ा ध्यान रखें। भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में, 1919-35 इस बार भी सिलेबस में है। क्या हुआ कि नया सिलेबस जब आया तो उसमें सभी संवैधानिक सुधार अधिनियम जो है वो शामिल कर दिए गए हैं।
सभी एक्ट है वो अब इस बार आपके सिलेबस में शामिल हैं। पिछली बार स्पेसिफिक थे 1919 और 35 वगैरह, इस बार सारे हैं। संवैधानिक सुधार अधिनियम 1919 के इस बार भी आएगा प्रश्न। 1919 के अधिनियम के संबंध में सही कथनों के छूट आप सही कथनों का आपको चयन करना है, जो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आप देखोगे यहां पर यह अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का संहिताबद्ध संस्करण था, जिसका नाम एडविन मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने क्रमशः ब्रिटिश भारत के राज्य सचिव और वायसराय के पद संभाले थे। उस समय का भारत का वायसराय था वो जो है चेम्सफोर्ड था। तो चेम्सफोर्ड के नाम पर ये नाम रखा गया था और भारत सचिव जो था मॉन्टेग्यू था। बिल्कुल सही बात है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है और 1909 वाले को मॉर्ले मिंटो कहा जाता है। भारतीय कांग्रेस ने अधिनियम को अस्वीकार कर दिया था, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। और महात्मा गांधी ने अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने के अयोग्य करार दिया था, ये स्टेटमेंट यहां पर इसमें गलत है। और दस्तावेज की एक उल्लेखनीय विशेषता एक खंड था जिसमें 10 साल की अवधि के बाद अधिनियम को कामकाज की समीक्षा करने का आह्वान किया गया था। 1919 के बाद कहा गया था कि 1929 के अंदर इसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन इससे पहले ही साइमन कमीशन 1927-28 में भारत आ जाता है और उसका हमने गो बैक साइमन के नाम से विरोध भी किया था। और इस प्रकार से सी ऑप्शन हटा दीजिए, तो ए बी डी यानी कि ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर ए ऑप्शन यहां पर सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निराशा और अपर्याप्त बताया था, तो इसे गांधी जी के साथ कांग्रेस को पढ़ेंगे आप, है ना? ठीक है, गांधी जी नहीं थे। तो हालांकि प्रश्न तो सरल था लेकिन स्टेटमेंट बड़े थे, विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते थक जाए, लेकिन आपको डरना नहीं है, सिंपल सिंपल बातें पूछी गई थी। इस बार आरपीएससी सरल पेपर ही देगी, मॉडरेट, टफेस्ट नहीं देगी। फर्स्ट ग्रेड में देख लिया अपन ने, तो एक्सपेक्ट द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। अच्छे से अच्छे की जिंदगी में आशा रखो और बुरे से बुरे के लिए तैयार हो। क्या हो जाएगा, नेगेटिव कठिन ज्यादा आएगा तो छोड़ देंगे, नेगेटिव नहीं करेंगे, लेकिन 40% क्लियर करके आगे बढ़े। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 23-24 में भारत के साथ सर्वाधिक व्यापार करने वाला, देखो सिंपल सा वन लाइनर पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि भारत के साथ सबसे ज्यादा विदेश व्यापार जो है लास्ट वित्त वर्ष के अनुसार कौन सा देश है? 43 के अंदर अमेरिका है, वो सबसे ज्यादा है। और इस बार आपको आरोही क्रम पूछ सकते हैं, जो मैं आपको मैराथन में कराऊंगा। जो आपको अवरोही क्रम आपसे पूछ सकते हैं, अवरोही क्रम में जैसे अमेरिका है तो आरोही से अमेरिका स्टार्ट हो जाएगा, नहीं ऐसे मतलब अवरोही क्रम में होगा तो यूएसए से स्टार्ट हो जाएगा, यूएसए टॉप पे आ जाएगा, क्योंकि अवरोही मतलब ज्यादा से कम की ओर होता है, आरोही क्रम मतलब कम से ज्यादा की ओर होता है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, आरोही अवरोही क्रम भी आपसे पूछा जाएगा विदेश व्यापार के अंदर। तो ये प्रश्न देख करके हम तैयार हो सकते हैं कि इस बार सेकंड ग्रेड के अंदर विदेश व्यापार में भारत के साथ में सबसे ज्यादा टॉप 5 जो देश है व्यापार करते हैं, उनकी लिस्ट 5 नाम आपको पता होने चाहिए। ये मैं अगली क्लास के अंदर आपको सारी चीजें लिखाऊंगा, नहीं वैसे इकोनॉमिक सर्वे वाली क्लास करवा दूंगा। एक निर्वाचित जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा भारत के संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है? कि एक निर्वाचित राष्ट्रपति है भारत के अंदर, ये कौन सी विशेषता को बताता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत एक गणराज्य है और इसका जो प्रधान होता है यानी कि भारत का प्रथम पुरुष राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ये गणराज्य को बताता है। भारत का राष्ट्र अध्यक्ष है वो वंश अनुगत यानी कि ब्रिटेन के राजा रानी की तरह नहीं होकर के, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होकर के, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत में राष्ट्रपति का चुनाव है वो आप एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से करते हैं। और ब्रिटिश राजतंत्र से अलग बताता है कि हमारा संविधान जो राष्ट्र का जो हेड है वो वंश के अनुसार नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं है, निर्वाचित है, चाहे भले अप्रत्यक्ष हो। अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से, और उसमें भी निर्वाचित होते हैं, मनोनीत आपके नहीं होते। किस इलेक्टोरल जो निर्वाचन मंडल है उसको भी आप रटे अच्छे से, फॉर्मूला रटे, उनके सूत्र वगैरह, जैसे मत मूल्य वगैरह निकाले जाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, वो फॉर्मूला जो है लास्ट ईयर आरपीएससी ने पूछ लिया था। जो मत मूल्य है उसमें 1000 से गुणा करते हैं और आरपीएससी ने वहां 100 लिख दिया था। हड़बड़ाहट में एग्जाम हॉल का प्रेशर इतना होता है विद्यार्थी कई बार देख नहीं पाता। ये पूछा ना आरपीएससी ने, मुझे याद आ गया तो मैं बता दूं आप लोगों को। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया है? राष्ट्रपति की अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा?
संविधान संशोधन जो विधेयक होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जितने भी विधेयक है, संविधान के संशोधन के संबंधित जितने भी विधेयक है, उन पर राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। ये आपके 24वें संविधान संशोधन में बात बताई गई है। ये 1971 का है, 5 नवंबर 1971 को अस्तित्व में आया था और इसने राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य किया है। ये अनुच्छेद 13 को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संशोधनों पर लागू होने से रोकता है। 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई, अनुच्छेद 13 को 68 के अंदर किए गए संशोधनों पर लागू होने से रोकता है। इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान में किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति को पुनर्स्थापित किया गया है। संसद है वो मौलिक अधिकार सहित किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, उसको वापस स्थापित किया गया है। तो हम इसकी बात करते हैं मूल अधिकार, जब हम पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक पढ़ते हैं, उसमें 12-13 में ये बताया गया, फिर 14 से मूल अधिकार स्टार्ट हो जाता है। तो अनुच्छेद 13 कहता है, मतलब अनुच्छेद 13 को अनुच्छेद 68 के अंतर्गत किए गए संशोधनों पर लागू होने से रोकता है। ठीक है। प्रांतों के सही समूह को पहचाने जिनमें भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्विसदनीय प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। 1935 में ऐसे कौन कौन से प्रांत थे जहां पर 2 सदन बनाए गए थे, इस प्रश्न के अंदर यह पूछा गया क्वेश्चन नंबर 46 में। बॉम्बे, बंगाल और बिहार के अंदर, बॉम्बे, बंगाल और बिहार के अंतर्गत तो द्विसदनीय विधानमंडल जो है, एक तो असम था, बंगाल था, बंबई था, बिहार था, मद्रास और आज का उत्तर प्रदेश, मध्य क्षेत्र, संयुक्त प्रांत। इन प्रांतों में विधानमंडल, निचला सदन और विधान परिषद है वो दूसरे सदन की व्यवस्था की गई थी। तो बाकी वाले नाम भी रट ले आप लोग। मुख्य विशेषता, अधिनियम ने 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदन, ये तो टोटल 6 है, 6 के अंदर आपके 11 टोटल प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की। उद्देश्य प्रांतीय सरकारों को अधिक शक्तियां देना और द्वैध शासन को समाप्त करना था। प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त कर दिए गए थे, जो 1919 के अधिनियम की विशेषता थी। 1919 की विशेषता थी। संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं, उसके द्वारा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन से अनुच्छेद अंतर स्थापित किए गए थे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो नीति निर्देशक तत्व है, उनके अंदर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जब हुआ था, तो कौन कौन से उप अनुच्छेद है उसमें ऐड किए गए थे? क्वेश्चन 47 आपसे ये पूछ रहा है। तो इसमें देखो, एक तो 39 क आयत आता है और एक 48 क आता है। 39 क और 48 क ये यहां पर सही है। क्या क्या था 39 क के अंदर और 48 क के अंदर? और एक आपका 43 जो है ख यहां पूछा गया, लेकिन 43 ए यहां पर आएगा ऑप्शन में, 43 ख नहीं है, 43 क है। तो इसमें समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए 39 ए नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। उद्योग के मैनेजमेंट के लिए मजदूरों की जो भागीदारी 43 ए में है। 48 ए में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और वन्य जीवन की रक्षा करना। वैसे 48 है वो पर्यावरण से संबंधित है, डीपीएसपी के अंदर ये प्रश्न भी आपसे आता है। ठीक है, अगला देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित जो धन विधेयक नहीं है, उनके अलावा जो विधेयक है उनको वापस विचार के लिए भेजने का अधिकार देता है राष्ट्रपति को। ऐसा कौन सा है? अनुच्छेद 111। क्योंकि धन विधेयक तो नहीं भेजा जा सकता, खाली लंबित रखा जा सकता है, रोक के रख सकता है। तो 111 कहता है कि राष्ट्रपति गैर धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। यदि सदन इसे पुनः पारित कर देता है तो वह सहमति देने के लिए बाध्य है और पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार है गैर धन विधेयक में। और 107 में विधेयक को पारित करने के सामान्य प्रावधान है। 9 के अंदर धन विधेयक को पारित करने की विशेष प्रक्रिया है। 10 में धन विधेयक की परिभाषा है। तो ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है, जो है निलंबन, विटो, जिसे रोकने का अधिकार देता है। ये अधिकार है वो धन विधेयक 110 अनुच्छेद जो है पर लागू नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि वो आप सबको पता ही है, पुनर्विचार का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित देखो, पॉलिटी के आप क्वेश्चंस देखो, पॉलिटी के क्वेश्चंस है वो आपके लॉन्ग स्टेटमेंट होंगे
और मैं तो फिर से कह रहा हूं पॉलिटी का पेपर है वो आपका लेंदी होगा, आप इसको सबसे लास्ट में ही करें। मनोविज्ञान के प्रश्न भी लेंदी होते हैं। आप जी के, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन है ना, ये पहले करें 50-60 क्वेश्चन। अब अगली क्लास है वो 5 दिन बाद में आएगी भाई, यूं बार बार यूं दुखी मत होना कि सर और भी क्लास लाओ, और भी क्लास लाओ व्याख्या सहित। 5 दिन के अंदर अंदर एक क्लास करवाता रहूंगा, तो एग्जाम से पहले 7-8 ऐसे पेपर सॉल्यूशन हो जाएंगे, 800,000 क्वेश्चन। ठीक है, तो काफी मेहनत लगती है इसकी, एक्सप्लेनेशन वगैरह कलेक्ट करना, बहुत चीजें होती है। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल हो भले ही, और इस संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन करने की शक्ति के दायरे से बाहर रखना चाहते थे तो उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया होता। संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट प्रावधान नहीं किए मूल अधिकारों के संबंध में। अगर वो उसमें परिवर्तन मतलब उसे अलग रखना चाहते तो संविधान बनाने के टाइम में इसके प्रावधान होते। ऐसा कौन से वाद के अंदर कहा गया है? ये सज्जन सिंह बनाम राजस्थान संघ 65 का जो वाद है उसमें ये बात बोली गई है। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य वाला 1950 का है ये मामला। क्वेश्चन नंबर जो आपका 49 है, क्वेश्चन नंबर जो 49 है उसमें 4 ऑप्शन है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य आएगा, और ए.के. गोपालन वाला भी यहाँ पर बताया गया है, इसको भी आप पढ़ें। निवारक नजरबंदी कानून की वैधता से संबंधित है। देखो सारे बताए गए हैं यहाँ पर मैंने क्या चारों ही वाद ले लिया, और आजकल आरपीएससी वाद वाले ज्यादा ही पूछती है। ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य है, निवारक नजरबंदी कानून की संवैधानिक वैधता से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक नजरबंदी कानून को वैध ठहराया है। निवारक नजरबंदी किसमें? आपके जो अनुच्छेद आपके हम स्वतंत्रता वाले पढ़ते हैं उसके अंदर 21 जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें पूर्ण निरपेक्ष नहीं है, ये उसके बारे में बात करता है। और एक है शंकरी प्रसाद देव बनाम भारत संघ और बिहार राज्य वाला जो 1951 का मामला है वो संविधान संशोधन शक्ति से संबंधित था। ठीक है, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 का था जिसमें 17वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता से संबंधित था, और 17वें संशोधन की वैधता को बरकरार रखा था। इसमें संविधान को किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार था जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल था। तो जितने भी वाद आरपीएससी ने लास्ट ईयर के पेपर में ऑप्शन में डाल रखे आपको उन्हें पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें से नए प्रश्न बनेंगे भाई। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 67 का है जिसमें संसद की संविधान संशोधन शक्ति से संबंधित एक ऐतिहासिक मामला है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन शक्ति असीमित नहीं है। इन मामलों में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या और संसद की संशोधन शक्ति को आकार दिया गया है। तो आप इनको पढ़ना, मैंने बड़ी बड़ी व्याख्याएं लिख ली है, आपके बहुत हेल्प करेगी ये चीजें। एक बार शेयर कर दो सारे साथी, बहुत बढ़िया। इतना विश्वास दिखाने के लिए कि जब से मैंने क्लास स्टार्ट की घंटा भर हुआ है, अभी तक 15-20 हजार बच्चे इस क्लास को देख चुके हैं, और 1-2 दिन में ये क्लास 1 लाख बच्चे देखेंगे। सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम में मोनोपोली रखेंगे, कुछ भी हो जाए सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाएंगे। उनको पता है कि कंटेंट यहीं से मिलेगा पिछली बार की तरह। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए कौन सी शर्त सही है? कोई भी राजनीतिक दल है उसको राष्ट्रीय दल के संबंध में बहुत सारी बातें अलग अलग बताई गई है, उसमें सही कौन सी है? तो यदि कोई दल कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% सीटें जीतता है, लोकसभा की 2% सीटें जीतता है 3 अलग अलग राज्यों में, यह सही है। राष्ट्रीय दल के लिए मानदंड कोई एक पूरा होना चाहिए। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% वोट और 4 सीटें। आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत हासिल करना, और साथ ही लोकसभा में 4 सीटें जीतना। लोकसभा में 2% सीटें, लोकसभा में 2% सीटें जो है 11 सीट है, और ये सदस्य कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से चुने जाए। और राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में दल को कम से कम 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का अगर दर्जा है तो ये राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा हो, 2% सीटें हो, 6% विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में आपके 6% वोट या 4 सीटें